ये टेक्स्ट बुक मेरा हो गया, आप लोग देख लो अपना भी। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस देखो, सबसे पहले अपने को ना चेंजेस डिस्टिंग्विश करने आना चाहिए। चेंजेस, दो चीजों का मिक्सचर अगर अपने को कोई एक फाइनल प्रोडक्ट दे रहा है तो वो परमानेंट चेंज है या फिर टेम्पररी चेंज है, उसके बेसिस पे हम उसको केमिकल चेंज या फिर फिजिकल चेंज में जो है वो क्लासिफाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने पानी फ्रिज में रखा, फ्रीजर में रखा और बर्फ बन जाता, ठीक है। वाटर, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू आइस, मतलब लिक्विड फॉर्म से ये सॉलिड फॉर्म में चले गए, ठीक है। तो क्या मैं आइस से रिटर्न वाटर बना सकता हूं? कैसे कैसे? रूम टेम्परेचर पे रखूंगा, हो जाएगा। तो ये जो चेंज हुआ था वाटर का, वाटर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू आइस, ये टेम्पररी चेंज था। कैसा चेंज था? मैं रिटर्न इसको इसके ओरिजिनल स्टेट में ला सकता था, तो ये फिजिकल चेंज है। कैसा चेंज है ये? फिजिकल, ठीक है। वही अगर मैं मिल्क लेता हूं और उसको कर्ड में कन्वर्ट कर देता हूं, फिर उसके बाद में सुबह मेहमान आ जाते हैं, ये मम्मी को बिगर पूछे किया था मैंने। अब सुबह मेहमान आ जाते हैं और अब मम्मी को चाहिए दूध चाय बनाने के लिए, दही के तो चाय बना के दे नहीं सकता मैं कि मम्मी चलो कुछ नया करते, दही का चाय बनाते। अब मैं दही से बात भी नहीं कर सकता ना, भाई प्लीज नादानी में तेरे को मैंने दही बना दिया, एक काम कर वापिस से दूध बन जाए, कुछ ऐसा करके तू वापिस से दूध बन जाए। हो सकता है क्या? इसको हम लोग मिल्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर्ड को हम लोग मिल्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो बटर मिल्क होगा। बटर मिल्क समझ में आता है ना? अब बटर मिल्क को भी अगर मैं बोलूं भाई वापस से दही में आ जा, तो पॉसिबिलिटी 0%। तो ये जो चेंजेस है ये परमानेंट चेंजेस है। कैसे चेंजेस है ये? बटर से फिर अगर मैं घी बना दूं, तो ये सारी चेंजेस जो है परमानेंट चेंजेस है। ऐसे परमानेंट चेंजेस को हम बोलते हैं केमिकल चेंज। ऐसे हम लोग परमानेंट चेंजेस को क्या बोलते हैं? हम लोग केमिकल चेंज है। तो अगर चेंजेस अगर टेम्पररी है, जिससे जहां पर जो है मैं किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू अपने ओरिजिनल स्टेट्स को रिटर्न लेके आ जाऊं, तो उसको हम लोग बोलेंगे वो फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज मतलब क्या होता है? वो चेंज जो टेम्पररी बेसिस पे नहीं, परमानेंट बेसिस पे हो चुका है, उसको मैं रिटर्न उसके स्टेट में अगर मैं लाना भी चाहता हूं, तो मुझे वहां पर केमिकल रिएक्शन करवाना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ चीजें होती है जहां पर हम लोग उसको ओरिजिनल स्टेट में रिटर्न ला सकते हैं, वो हम लोग केमिकल रिएक्शंस में देखेंगे भी। तो ऐसे चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज, ठीक है। तो पहले वाले पेज पे आपको वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, फिनोमिना अलग अलग, आपको बताना है वो फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है। चेंज नंबर 1, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर, फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या है? फिजिकल चेंज। वेरी गुड। कुकिंग ऑफ फूड, आपने खाना बना दिया है, केमिकल चेंज है, बराबर ना। वो कच्ची सब्जियां जो आप लोग अपने भाजी में डालने वाले हो, पकने के बाद में उसको वापस से कच्चा तो नहीं कर सकते, बराबर। हल्दी जो डाला हुआ है उसको वापस से निकाल तो नहीं सकते। तो ये सारी चीजें कैसी चेंजेस में आएंगे? राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स का पकना, केमिकल चेंज। क्यों? क्यों? द रीजन इज वाई। देखो केमिकल चेंज है, एग्रीड। अरे एक मिनट आराम से। फिजिकल चेंज कैसे? काटेंगे वापिस नहीं जुड़ सकता, काटने और जुड़ने का लेना देना नहीं है। अरे वाह, बहुत अच्छा आंसर दिया है जैद ने। देखो सर, या तो केमिकल चेंज है या तो फिजिकल चेंज है। अब दो ही तो चेंजेस पढ़ रहे हैं हम। जस्टिफाई योर आंसर। अगर केमिकल चेंज है तो क्यों, और फिजिकल चेंज है तो क्यों? राइपनिंग ऑफ फ्रूट मतलब क्या होता है? फ्रूट्स का पक जाना। अब वो ओरिजिनल स्टेट में, पका हुआ आम कभी कच्ची कैरी बन सकता है क्या? हाँ, उसका बच्चा आएगा किसी एक नए पेड़ पे, फिर वो बच्चा थोड़ी है यार। हिला दे रहे हो आप लोग, पता नहीं, लेकिन वापिस से हिला शायद कैमरा। देखो फ्रेम, मेरा पैर भी मेरे पास है, ठीक है कोई बात नहीं। तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स किस में आएगा? केमिकल चेंज में।
फिर इसके बाद में मिल्क टर्न इनटू कर्ड, इवोपरेशन ऑफ वाटर, कैसे? बारिश से नीचे आएगा। देखो इवोपरेशन ऑफ वाटर इन द सेंस पानी इवोपरेट होके वाटर वेपर बन गया है, अब वाटर वेपर से वापस से कंडेंस होके वाटर के फॉर्म में नीचे आएगा। लास्ट ईयर ज्योग्राफी वाले चैप्टर में हम लोगों ने इसको इन डिटेल पढ़ा हुआ है, प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर, पूरा लेसन था। यस, लेसन का खाली नाम याद है भाई को, बाकी कुछ नहीं। हेलस्टोन, स्नोफॉल, अरे लाइव में बेइज्जती नहीं, वरना 2-4 सवाल आ जाते। डाइजेशन ऑफ फूड इनटू द स्टमक, इन द स्टमक। एक मिनट रुको, श्रेयस के बाजू में श्रेयस हो, श्रेयस स्क्वायर। श्रेयस भाई, ये जो फूड जो है पेट में चले जा रहा है और जाके खाना पच जा रहा है, तो ये केमिकल चेंज है कि फिजिकल चेंज है? वो बाहर निकले हुए प्रोडक्ट से तुम ऑफिस खाना बनाओगे? तो फिर कैसी कैसी बातें कर रहे हो यार, वो तो केमिकल चेंज है ना। जो बाय प्रोडक्ट तुम्हारे स्टमक से बाहर निकलेगा सुबह, क्या उससे तुम ऑफिस से खाना बना सकते हो? तुमको पता है ह्यूमन, छोड़ो जाने दो। अरे हमारा त्रास खत्म हो जाएगा कि अपने को नया नया चीज उगाना है खाना खाने के लिए। भाई इसको साइकिलिंग पे लगाओ, फट 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 फट। कितनी गंदी बातें कर रहे हैं। क्या आंसर सही देना चाहिए था यार, मूड खराब हो गया, शाम को खाना नहीं खा पाऊंगा मैं। साइज रिडक्शन ऑफ नेफ्था वॉल्स एक्सपोज टू एयर। नेफ्था या फिर नेफ्थेलिन बॉल्स पता है क्या होता है? हाँ, जिसको कपड़ों के बीच में रखते हैं हम लोग पेटी वेटी में, या फिर वॉशरूम में डाल देते हैं पब्लिक टॉयलेट्स में, है ना। तो ये केमिकल चेंज है कि फिजिकल चेंज है? जो नेफ्थेलिन बॉल हवा में उड़ चुका है उसको रिटर्न थोड़ी ला सकता हो। बताओ केमिकल चेंज है कि फिजिकल चेंज है? केमिकल चेंज कितने लोग बोल रहे हैं? फिजिकल चेंज कितने लोग बोल रहे हैं? फिजिकल चेंज तो है, क्योंकि ये एयर में मिक्स हो रहा है। जैसा वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, कोई एक कंडीशन ऐसा होगा जिससे मैं उसको एयर से वापस से सॉलिड स्टेट में लेके आऊं। देखो अब एक कंडीशन मुझे अप्लाई करना पड़ेगा, मैं रिटर्न तो ला सकता हूं, आत्मा का शक्ति लाकर मैं लेके तो आ सकता हूं, क्योंकि ये सिर्फ स्टेट चेंज कर रहा है। आप समझ रहे हो, स्टेट चेंज कर रहा है, सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में चले गए। इवोपरेशन ऑफ वाटर में भी तो वही हुआ था, वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चले गया था, बराबर कि नहीं? अगर मैं लोहे को पिघला के उसको सॉलिड से लिक्विड में लेके आऊं एक हाई टेम्परेचर पे सही, तो क्या मैं उसको लिक्विड से वापस सॉलिड में नहीं ला सकता? ला सकता हूं ना। तो जब ये फेज चेंज होता है, फेज चेंज मतलब चेंजेस ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैसियस, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं फेज चेंज। उसका फिजिकल चेंज हो रहा है, तो वो फिजिकल चेंज है। फेज चेंज मतलब फिजिकल चेंज, ठीक है। अगला वाला, स्टेनिंग ऑफ शहबद और कडप्पा टाइल बाय लेमन जूस। इन लादियों पे आप जो है वो नींबू ऐसा निचोड़ दो तो सफेद सफेद दाग आ जाता है, और वो दाग आसानी से निकलता नहीं है। और मैं बोल दूं वो दाग निकलता ही नहीं है, उसके ऊपर मट्टी जमा हो जाएगा, कचड़ा जमा हो जाएगा, और आपको लगेगा दाग चलेगा, नहीं, दाग अभी भी उसके ऊपर कचड़ा आ गया। केमिकल चेंज। कैसा चेंज है ये? केमिकल चेंज है। अगला वाला, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास ऑब्जेक्ट ऑन फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट। केमिकल चेंज कैसे? फेविक्विक का एडवर्टाइज नहीं देखा क्या? देखो वो दो टुकड़ा हुआ है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हुई है क्या? नहीं ना। केमिकल चेंज में सबसे पहला प्रॉपर्टी चेंज होता है। सबसे पहला क्या चेंज होता है? एक एग्जांपल लेते हैं कि प्रॉपर्टी चेंजेस किस तरीके से आते हैं केमिकल चेंज में। सॉल्ट पता है आपको क्या है? नमक, NaCl। सोडियम क्या है? मेटल है। सोडियम एक मेटल है जिसको कैरोसिन के अंदर रखना पड़ता है, घासलेट के अंदर। आपको एक चीज बता दूं, जब आप 11th स्टैंडर्ड में जाओगे ना अपने कॉलेज में,
केमिकल रिएक्शन करने। अभी कैसा है कि मैं हूँ मैथ्स का टीचर मेरे कॉलेज में, तो मुझे एंट्री नहीं है केमिस्ट्री लैब में। जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था, मैं डिग्री कॉलेज में हुआ करता था, तब मैं, देखो इसको चोरी करना तो नहीं बोलेंगे, मैं संभाल के लेके आता था सोडियम अपने कॉलेज के लैब से। जब मुझे केमिस्ट्री लैब में एंट्री मिलता था एज अ स्टूडेंट, तो मैं संभाल के लाता था। नहीं, संभाल के टेस्ट ट्यूब में संभाल के घासलेट के साथ में, केरोसिन के साथ में लेके आता था। और यहाँ पर अनजान बच्चों को जादू दिखाता था मैं। पानी लेता था, पानी और सोडियम का एक छोटा सा मेटल का पीस डालता था और वो नाचने लगता था ऐसा। और फिर उसके ऊपर कभी कभी पेपर रख देता था, पेपर में आग लग जाती थी और मैं उन लोगों को बोलता था पानी में आग लगा दिया मैंने, पानी में आग लगा रहा हूँ। तो ऐसा होता है। अगर अपने आप को थोड़ा सा ऐसा पब्लिकली फेमस करना हो तो ऐसे झूठ बोलने पड़ते हैं। अब इसके पीछे का सीन क्या है, यही चीज उनको समझाने के लिए पहले मैंने उनको दूर बना दिया, लेकिन उसके बाद में उनको एक्सप्लेन भी करता था कि सोडियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है। किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है। अब ऑक्सीजन के साथ में जब रिएक्ट करता है तो वो बर्न होता है। इसीलिए जब मैं पानी में डाल रहा हूं या फिर ओपन एयर स्पेस में रख रहा हूं, तो पानी में जाके वो नाच नहीं रहा है, वो कंबशन का प्रोसेस हो रहा है, वो जल रहा है। और उसी के ऊपर पेपर रख दिया तो पेपर भी जल गया और बच्चे ताली बजा रहे, यार क्या सही चीज दिखा, पानी में आग लगा दे। उस टाइम पे कोई रैप भी निकला था पानी में आग लगा दे वाला, रफ्तार का था, रख हौसला तू बंदे, वक्त तेरा आएगा, पानी में आग लगाएगा। ठीक है, तो अब ये रिएक्शंस के बारे में वापस से बात कर लेते हैं। सोडियम जो है ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके कंबशन रिएक्शन देता है। और क्लोरीन, उसका भी एक अलग ही प्रॉपर्टी है, उसको भी हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते। क्लोरीन को हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते। दोनों भी हार्मफुल है ह्यूमन हेल्थ के लिए। अब वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर रहा है। अब समझो मैंने सोडियम मेटल खा लिया सीधे सीधे, अंदर जाते जाते कितने ही ऑक्सीजन के पार्टिकल्स मिलेंगे उसको, हर जगह पर रिएक्शन कर रहा है, पूरा आग लगा देगा छाती में, पेट में आग लगा देगा एकदम। अंदर जो है वो बेब्लेड वाला फाइट चल रहा है दो सोडियम मेटल्स के बीच में। अब जब इनका बॉन्ड फॉर्म होता है और NaCl बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन सॉल्ट या फिर उनको टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं हम, इसको हम कंज्यूम करते हैं। इसको हम पेट के अंदर जा भी रहा है, अच्छा सा टेस्ट लग भी रहा है और ना ही कोई तकलीफ दे रहा है। तो पूरा का पूरा इसका प्रॉपर्टी जो है चेंज हो गया। केमिकल रिएक्शन की सबसे बड़ी बात यही होती है कि दो मेटल्स, दो नॉन मेटल्स बोलो या फिर एक मेटल एक नॉन मेटल, कोई भी एलिमेंट अगर आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो कंबाइन होने के बाद में जो इनिशियल उनकी केमिकल प्रॉपर्टी थी उससे अलग होगा उसका केमिकल प्रॉपर्टी। और एक एग्जांपल लेना है, आप कैंडल लेते हो, अगर सफेद साड़ी पहन के रात को निकल रहे हो, कुछ नहीं, चुड़ैल उड़ैल कुछ नहीं होता। अब अगर उसके ऊपर आपने ग्लास रख दिया, थोड़ी टाइम तक जलेगा वो, फिर वो बुझ जाएगा। कौन सा भी ग्लास रखो आप, अगर कांच का ग्लास रख रहे हो तो बेटर है, क्योंकि बिकॉज आपको सारी चीजें दिखाई देंगी। अच्छा, ग्लास टूटा हुआ नहीं चाहिए, इस तरीके से ग्लास रखो कि हवा अंदर जाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, फिर बाहर से फूंक मारो, तो आपके फूंक मारने की वजह से वो अंदर बुझने ही नहीं वाला है, अंदर ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो बुझ जाएगा। तो ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंबशन, ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंबशन। O2 ऑक्सीजन ये कंबशन के प्रोसेस के लिए जरूरी है। ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबशन, ऑक्सीजन जो है वो कंबशन को सपोर्ट करता है। वही अगर हाइड्रोजन के बारे में बात करूं तो हाइड्रोजन इज कंबस्टिबल, हाइड्रोजन इज कंबस्टिबल मतलब हाइड्रोजन खुद जलता है ब्लू फ्लेम के साथ में। समझ रहे हो? आप अगर हाइड्रोजन का गैस ले रहे हो और गैस कहीं से पास ऑन करा रहे हो और वहां से आपने लाइटर लगा दिया, वो जलेगा, ब्लू फ्लेम के साथ में क्या होगा, वो जलेगा। तो हाइड्रोजन खुद जलता है, ऑक्सीजन सपोर्ट करता है जलने के लिए, लेकिन उसके बाद में जब इनके कॉम्बिनेशन से हम लोग H2O बनाते हैं, वाटर, ये भाई साहब जैसी आग के ऊपर जाए तो आग बुझ जाती है। ना ही ये सपोर्ट कर रहा है कंबशन का, ना ही ये खुद कंबस्ट हो रहा है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो गई, चेंज हो गई। समझ में आ रहा है? तो केमिकल चेंज में सबसे पहले उनके केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होता है। समझा? कोई दिक्कत है यहां तक? कोई परेशानी नहीं? ठीक है। फिर उसके बाद में हम जब AV देखेंगे तब उसमें वो जो एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है उसको हम लोग अच्छी तरीके से समझ के लेंगे।
ठीक है, देखेंगे बट ऑब्वियसली देखेंगे लास्ट में। तो उसके जितने भी ऑब्जर्वेशन है सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पर जो है उसको देखने वाले करेंगे। अच्छा यहीं पे आग लगा दूँ क्या? अब पेज नंबर 31 के लास्ट वाले इस पे आते हैं पार्ट पे। अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच सब्सटेंस अंडरगो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड आर ट्रांसफर्ड इनटू न्यू सब्सटेंसेस बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। काफी अच्छा स्टेटमेंट लिख के दिया उन्होंने वहां पे, लेकिन उसका मतलब समझना जरूरी है। केमिकल चेंज मतलब क्या होता है? इट इज अ बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस एंड देन फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। मतलब पहले इनिशियली जो बॉन्ड थे वो ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं। ऐसे चेंजेस को हम लोग बोलते हैं वो केमिकल चेंजेस है, या फिर ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं वो केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, समझ के लेते हैं किस तरीके से। सबसे सिंपल वाला जो आपको समझ में आएगा वो H2O है। तो मैं H2O का ही एग्जांपल लेके जो है वो बता देता हूं। आप लोगों ने 9th में एक चीज पढ़ी थी कि फ्री स्टेट में जब भी एलिमेंट्स होते हैं वो जनरली H2 के फॉर्म में होगा वो, या फिर O2 के फॉर्म में होगा। H2 मतलब क्या है? H2 मतलब हाइड्रोजन के दो एलिमेंट्स हैं और दोनों ने क्या किया? आपस में बॉन्ड फॉर्म किया। ठीक है, अगर इसको मैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से बताऊं या फिर सिंपल डॉट स्ट्रक्चर से बताऊं तो हाइड्रोजन के पास एक डॉट है, एक इलेक्ट्रॉन है, और दूसरे वाले हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, और इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ है। इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ है क्योंकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक शेल है। कितने शेल है? उसको फुलफिल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए ना। तो अगर बॉन्ड फॉर्म हो गया तो ये वाले हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है और ये वाले हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयरिंग से जो है वो ला दिए, मतलब ये स्टेबल है। तो इनके बीच में कैसा बॉन्ड है? H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। वही अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? नहीं ब्रो, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। और फिर दूसरे वाले ऑक्सीजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? बराबर ना, वो कुछ अलग थोड़ी है कि उसके पास अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6। ये हम लोगों ने लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ा है, वैलेंसी बैलेंस, याद आ रहा है? ठीक है, हाँ, वैलेंसी इन अ ग्रुप सेम बिकॉज एवरी एलिमेंट इन द सेम ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, हेंस द वैलेंसी सेम। अब यहां पे देखो, ये 2 एटम्स के बीच में यहां पर शेयरिंग होती है। अब अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो 6 इसके पास पहले से, 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिया, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन, और सेम इसके साथ भी हो रहा है, बराबर। तो यहां पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब यहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस होगा। क्या होगा? बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस होगा, मतलब ये हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड ब्रेक होगा, और ऐसे यहां पर 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड्स वाले स्ट्रक्चर होंगे, HH वाले 2 बॉन्ड स्ट्रक्चर होंगे। समझा? अब जैसे ही ये ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये ऑक्सीजन रेडी है 2 नए इलेक्ट्रॉन्स के साथ में शेयरिंग करने के लिए। 1 2 3 4 5 6। इसको और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? अब ये यहां पे एकदम फड़फड़ा रहे, हाइड्रोजन से एकदम फड़फड़ा रहे, भाई स्टेबल होना है, कुछ तो चाहिए अपने को, किसी के साथ में जाके तो मिक्स होना है, अकेले तो जिंदगी नहीं जी जाएगी। ये जो है ना, ये ऑन एडवांस पोपटलाल मोड पे, जिसको लड़की चाहिए शादी के लिए, इनको बॉन्ड चाहिए स्टेबल होने के लिए, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। ठीक है, वो ये छतरी लेके ऐसा करता है ना कि मेरे को तो शादी करना, अब इनको बॉन्ड फॉर्म करना। अब ये एक हाइड्रोजन सपोज यहां पे आता है, मंत्र फूक लिया, भाई चल आ जाओ तो मेरे साथ आ जाओ। अगला वाला हाइड्रोजन यहां पे आ रहा है, शादी वादी कुछ नहीं हुई है, टेम्परेरी बेसिस है। पोपटलाल की शादी आज तक नहीं हुई, इनकी क्या होगी? आगे चल के कोई केमिकल रिएक्शन और आएगा जहां से इनका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये किसी और के पास जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट लव स्टोरीज के किस तरीके से आप लोग इसको देखते हो। हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन पिक्चर की वो हीरोइन है जो हर हीरो के साथ जाती है। आप उसको क्लोरीन के साथ भेज दो, आप उसको ऑक्सीजन के साथ भेज दो, आप उसको फ्लोरीन के साथ में भेज दो, सबके साथ रेडी हो। बॉन्ड फॉर्म करना है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा पावर है, मैं आएगा वहां पे, वो सीन चल रहा है। बस यहां पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन बनना भी नहीं अपने को लाइफ में।
ठीक है, अब यही सारी चीजें, यही शांत, यही सारी चीजें, ये वाला ऑक्सीजन और ये दोनों हाइड्रोजन के साथ में होगा, बराबर। जो बचा हुआ एक ऑक्सीजन है वो भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा दो नए हाइड्रोजन के साथ में। तो जो 4 हाइड्रोजन थे इनिशियली वो यहां पे आ चुके, 2 ऑक्सीजन थे यहां पे आ चुके। तो क्या हुआ यहां पे, पहले बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस हुआ, फिर बॉन्ड का फॉर्मेशन प्रोसेस हुआ। ये जो पूरा चेंज हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन समझा, द प्रोसेस इन विच द बॉन्ड इज ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। किसी को डाउट है इसमें? केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन समझो, पेज नंबर 31 पे लास्ट पैराग्राफ का सबसे पहला वाला लाइन है, केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? अगर आपको एग्जाम में आता है, यू हैव टू राइट दिस स्टेटमेंट। अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस in which some substance undergo bond breaking and are transferred into new substance by formation of new bonds. ये सबसे इजी है। A chemical reaction is a process. Chemical reaction एक process है where the bonds are broken and new bonds are formed for the formation of new product. This process is known as chemical reaction. डिफिकल्ट हो गया क्यों? हंसा रही है, तुम्हारा तो झगड़ा हो गया, क्यों हंस रहे हो उसको देख के? ऐसे ऐसे थोड़ी चलता है। मेरा झगड़ा हो जाए किसी से तो मैं उसको देखूं भी ना। मैं अपना चश्मा निकाल देता हूं, सिंपल है, मेरे लिए सिंपल है। The substance taking part in the chemical reaction is known as reactant and the final product is known as product. ये सबको पता है, ये हम लोगों ने 9वीं में ही देख लिया। फॉर एग्जाम्पल यहां का जो केमिकल रिएक्शन मैंने आपको बताया वो कुछ ऐसा था कि 2H2 H2 के 2 मॉलिक्यूल्स लिए थे मैंने, ये एक ये 2, प्लस O2 प्लस इट गिव्स अस 2H2O। तो जो इनिशियल चीजें हैं, एलिमेंट है, इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, ठीक है, और ये हमारा प्रोडक्ट है। तो ये जो रिएक्टेंट्स हैं ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और क्या बनाएंगे, वो प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? रिएक्टेंट कौन, ये मतलब कौन, रिएक्टेंट्स को एरो के कौन से साइड लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इसको रीड कैसे करेंगे, व्हेन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ या फिर व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट गिव्स अस H2O या फिर इट गिव्स अस वाटर मॉलिक्यूल। इसको इस तरीके से रीड करना है। ठीक है, व्हेन हाइड्रोजन इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन इट गिव्स अस वाटर मॉलिक्यूल। रिएक्टेंट समझा, प्रोडक्ट समझा, प्लस कभी रीड नहीं करना इसको कभी प्लस रीड नहीं करना। दिस इज हाइड्रोजन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन इज इक्वल टू नहीं है, इट गिव्स अस वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, ओके। So the substance taking part in the chemical reaction are called as reactants, whereas the substance formed as a result of the chemical reaction by the formation of new bond is known as product. ये हम लोगों ने देखा हुआ है। For example, formation of carbon dioxide gas, इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है, अच्छे गैस का लिया है, आप लोग बैठे बैठे दे सकते हो ये एग्जाम्पल। When carbon is reacted with oxygen, it gives us carbon dioxide. It gives us carbon dioxide. ठीक है, बस 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 बस। In this reaction, carbon and oxygen from air are the reactants, while carbon dioxide is the product. Carbon dioxide क्या है, वो प्रोडक्ट है। इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। अब अगले वाले पेज पे आते हैं केमिकल इक्वेशंस में। केमिकल इक्वेशंस मतलब क्या होता है, पहले समझ के लेते हैं। केमिकल इक्वेशंस मतलब क्या होता है, केमिकल इक्वेशंस देखे पहले आपने कहीं पर, केमिकल इक्वेशन कहीं देखा है आपने कहीं पे, केमिकल इक्वेशन नहीं देखा आपने कभी, यही तो है केमिकल इक्वेशन, यही अभी तो लिख के दिखाया मैंने केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को डिफाइन कैसे करेंगे,
व्हाट डू वी मीन बाय केमिकल इक्वेशन? देखो केमिस्ट्री में इतने सारे केमिकल रिएक्शंस है, अगर मैं सबको वर्ड में लिखते बैठा तो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, बराबर कि नहीं? मतलब मैं वाटर का फॉर्मेशन अगर इस तरीके से बताऊं कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव वाटर मॉलिक्यूल, ये हो गया स्टेटमेंट। फिर कोई एक शाना इंसान आया, कोई शाना कौवा आया, ठीक है, जो वो प्रोडक्ट खाता है, तो उसने क्या बोला, ये बहुत गंदा तरीका, एक काम करो HYDROGEN लिखो, प्लस का साइन डाल दो, फिर ऑक्सीजन लिखो, फिर एक एरो डाल दो और लिखो वाटर। फिर दूसरा असली शाना आया, रियल शाना, बोलता भाई अगर तू शॉर्ट में कर ही रहा है तो एकदम छोटा कर दे ना, ये भी क्यों रख रहा है, एक काम कर हाइड्रोजन को सिंबल दे दे H, लेकिन बताना है अच्छी तरीके से अपने को। फिलहाल के लिए जो मैं लिखूंगा यहाँ पे वो अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होगा। वो क्या होगा? अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। वो केमिकल रिएक्शन गलत होगा, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, है ना। तो मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि हाइड्रोजन को मैंने रिप्रेजेंट करा है H से, ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करा है मैंने O से, फिर वाटर के लिए क्या HO लिख के हट जाओ मैं? नहीं, ये तो गलत है, ये तो गलत है। मैं ऐसे तो नहीं कर सकता कि मैं जो है वहां पे ऐसा लिख दूं HO, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। तो एग्जैक्टली उस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है मैं वो लिखूंगा, H2O। क्या लिखूंगा मैं? H2O। तो फिर मैं बराबर ये भी यहां बताऊंगा कि ये H2 है, ये O है, और ये फिर क्या बन गया? H2O। आपको पता है ये केमिकल रिएक्शन भी रॉन्ग है। हाँ, H2 प्लस O2 आना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन कभी अकेले नहीं होता। अकेला ऑक्सीजन है ना, अकेला ऑक्सीजन हाइड्रोजन से भी ज्यादा हाई लेवल पे पोपटलाल वाले मोड पे रहता है वो, उसको चाहिए नेसेंट ऑक्सीजन, तबाही मचा सकता है। नेसेंट मतलब अकेला ऑक्सीजन। तो ये फ्री स्टेट में O2 के फॉर्म में होता है। जो एयर में ऑक्सीजन है ना वो O नहीं है, वो O2 है। समझ में आ रहा है? एयर में जो ऑक्सीजन है वो सिर्फ O नहीं है, वो O2 है। समझ में आ रहा है? मैं उसी के बारे में बात करने वाला था। मैंने बताया ना कि यहाँ पे मैं जो लिखने वाला हूँ वो सही केमिकल रिएक्शन नहीं है। हम लोग इसके बाद में जो अगला टॉपिक है उसके ऊपर जाने वाले हैं, जो है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। हम लोग उसको वहां पे देखेंगे कि ये सही कैसे हो सकता है, इसको हम लोग कैसे सही कर सकते हैं। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशंस समझा आपको? केमिकल इक्वेशन समझा आपको? आपका जो रिएक्टेंट होता है और जो प्रोडक्ट होता है उसको एक सही तरीके से एक्सप्लेन करना एक इक्वेशन में, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन का इक्वेशन। हाँ, डेफिनेशन जैसा कुछ नहीं है, बस एकदम सिंपल वर्ड्स में हम लोग बोल सकते हैं कि अ इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स द गिवन केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। अ इक्वेशन which represents the chemical equation or gives more and more information about the chemical reaction is known as chemical equation। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? chemical equation। ठीक है, जैसे कि आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि कॉपर सल्फेट व्हेन रिएक्ट्स विद जिंक इट गिव्स अस जिंक सल्फेट अलोंग विद कॉपर। अब इन सारे चीजों को वर्ड्स में लिखते बैठूं अगर मैं कि कॉपर सल्फेट व्हेन रिएक्ट्स विद जिंक इट गिव्स अस जिंक सल्फेट अलोंग विद कॉपर, तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ये काफी बड़ा हो जाएगा। अब भाई टेक्स्ट बुक में दिया है, कैसे लिखेंगे? मैं जो बोल रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं उसी को लिखना है, प्रॉपरली वर्ड्स में लिखना है। तो कैसे लिखोगे आप लोग? व्हेन कॉपर सल्फेट, जैसे यहां पे लिखा है ना हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव वाटर मॉलिक्यूल, वैसे वहां पर भी लिखना पड़ेगा कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विद जिंक टू गिव जिंक सल्फेट एंड कॉपर। तो इतना लंबा वर्ड्स में हम लोग लिख तो नहीं सकते, तो हम लोग क्या करेंगे? बहुत ही सिंपलिस्टिक फॉर्म में लिखेंगे कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4। सल्फेट मतलब क्या होता है? SO4 होता है। सल्फेट मतलब क्या होता है? SO4, 9th में पढ़ा है हमने। तो कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4, SO4। When it reacts with zinc, Zn, it gives us
जिंक सल्फेट ZnSO4 along with कॉपर। तो पूरा वर्ड्स में लिखने से बेटर है मैं ये लिखूं। समझ में आ रहा है? अब अगर ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन है जहां पर मुझे हीट प्रोवाइड करना पड़ रहा है, क्या प्रोवाइड करना पड़ रहा है? यहां पर एक डेल्टा का सिंबल डालूंगा मैं, छोटा सा ट्राइंगल, जिसका मतलब होता है हीट, जिसका मतलब होता है कि हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं, हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं। कभी कभी हम लोग वहां पर है ना केल्विन्स में हीट बताते भी हैं, कभी कभी डिग्री सेल्सियस में बताते हैं। पता है डिग्री सेल्सियस पता है क्या होता है? टेम्परेचर मेजर करने का क्या है? तरीका है, यूनिट है। वैसे ही फ़ारेनहाइट भी है, ठीक है, केल्विन भी है। ऐसे अलग, जैसे लेंथ मेजर करने के लिए फीट, इंच, मीटर, किलोमीटर, अलग अलग वैल्यूज है ना, वैसे ही टेम्परेचर के लिए भी है, केल्विन, फिर उसके बाद में फ़ारेनहाइट एंड देन उसके बाद में डिग्री सेल्सियस। आप लोग जो डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर बोलता है अरे इसको तो 103 बुखार है, 104 बुखार है, वो 103 104 फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री सेल्सियस नहीं होता है। 100 डिग्री सेल्सियस में पानी उबलने लगता है, आपको क्या लगता है 104 डिग्री सेल्सियस में आपके अंदर का खून ऐसे ही बचा रहेगा, मुंह से बाहर निकलेगा पूरा? तो वो डिग्री सेल्सियस में नहीं है। कभी से टेंशन नहीं लेने का, बाप रे 104 डिग्री सेल्सियस का बुखार हो गया, मैं जिंदा हूं। फ़ारेनहाइट होता है, फ़ारेनहाइट, ठीक है। अगर 104 का आपको बुखार हो रहा है डिग्री सेल्सियस का, एक टोप लेके बैठ जाओ, पानी उबालने के तो काम आओगे, घर पे और कोई काम तो कर नहीं रहे हो। मम्मी एक काम कर, मैं सो जाता हूँ, यहाँ पे टोप रख दे, खाना पक जाएगा। डिग्री में वो अप्रोक्सीमेटली 40 डिग्री के आसपास आता है। क्या ना वो तो नॉर्मल टेम्परेचर है तुम्हारा, बुखार आने पे तो बढ़ेगा ना। बस बस बस, अब आगे चलते हुए केमिकल इक्वेशन समझ में आया आपको? ठीक है। अब केमिकल इक्वेशन में कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है, ठीक है। जैसे कि यहां पे जो नंबर होता है वो क्या होता है? यहां पे जो नंबर है, ये CuSO4 लिखा है मैंने। 4 मतलब क्या है? ऑक्सीजन जो है वो 4 है। ऑक्सीजन कितने हैं? अगर मैंने यहां पर 2 लिख दिया तो ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो है वो 2 बार, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल कितने बार है? 2। समझ में आ रहा है? यहां पर अगर मैं 4 लिख रहा हूं, दैट डजंट मीन्स कि जो है वो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल 4 टाइम है, नहीं, वो सिर्फ ऑक्सीजन के लिए, वो सिर्फ ऑक्सीजन के लिए है। समझ में आ रहा है? अब कहीं कहीं पर ऐसा भी आएगा, फॉर एग्जाम्पल CO और बाहर 3 लिखा हुआ है, व्हाट डज इट मीन? पूरा CO जो है 3 बार है, वो रेडिकल है। ऐसे रेडिकल्स के बारे में, कॉम्प्लेक्स रेडिकल्स के बारे में आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 स्टैंडर्ड 9 में पढ़ा है। आपके लास्ट वाले पेज पे पूरा था, एसिडिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल, ठीक है, और रेडिकल्स और एनायंस और कैटायंस के बीच में डिफरेंस भी था वहां पे। कोई नहीं ना, ये पूरे ब्रैकेट के बाहर 3। पहले हम लोग जनरल चीजें देख लेते हैं। अब लेट अस से कि मैं यहां पे रिएक्शन करा रहा हूं H2 का, विच इज इन गैसियस स्टेट, विच इज इन ऑक्सीजन का रिएक्शन करा रहा हूं विच इज इन गैसियस स्टेट। जो मुझे मेरा आंसर मिल रहा है वो है H2O इन लिक्विड स्टेट, तो अगर मैं कहीं पर G लिख रहा हूं, मतलब वो गैसियस स्टेट में, कौन से स्टेट में? अगर मैंने कहीं पर S लिखा हुआ है, तो कौन से स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में। कहीं पर मैंने अगर L लिखा हुआ है तो कौन से स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में। और अगर कहीं पर मैंने AQ लिखा हुआ है, वो कौन से स्टेट में? महाराष्ट्र स्टेट में। AQ लिक्विड स्टेट में। AQ मतलब होता है एक्वस। एक्वा मतलब पता है क्या होता है? एक्वा मतलब क्या होता है? एक्वा मतलब पानी। एक्वा गार्ड, पानी का गार्ड। एक्वा मैन, पानी का मैन। एक्वा इमेजिका, पानी वाला इमेजिका। एक्वा मतलब पानी। एक्वा मतलब आज घर पे जाना और मम्मी को बोलना 1 गिलास एक्वा दो। पता नहीं आप घर के बाहर होगे अंदर होगे, वो आपकी जिम्मेदारी है। आपका सर सही सलामत है नहीं है,
बार बार बोलते रहे मम्मी एक्वा दे ना, एक ग्लास एक्वा दे दो, एक ग्लास तो दे एक्वा। जब उसके बाद में जब मम्मी मारने लगे तो बोलना पढ़ा लिखा क्यों रही है, अच्छे शब्दों का प्रयोग तो कर रहा हूं मैं, सीख कर आ रहा हूं कुछ नया तेरे लिए मैं। हाँ, चाय में कितना ग्लास एक्वा डालना है पूछ के डालने का, ठीक है। मम्मी चाय में कितना एक्वा डालना है? नो कमेंट्स। अपनी ऐसी रेपुटेशन मत बना के रखो कि मम्मी एक्वा को अल्कोहल समझ ले, ठीक है, कोई बात नहीं। एक्वा एंड अल्कोहल आर डिफरेंट थिंग्स, दे आर हाईली एंजॉयड व्हेन टुगेदर। सब पता है भाई को, सब पता है। नीट मतलब क्या है मेरे लिए? नीट मतलब वो एंट्रेंस एग्जाम है, बाकी कुछ नहीं। अब आप लोग क्या बोल रहे हो पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता ये सब। मम्मी मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, ये लोग गंदे हैं, बिगाड़ रहे मेरे को। कल से क्लास आना बंद, भाई नहीं आ रहा कल से ना, आज से थोड़ी, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों ने देखा। अगर मैं सब्सटेंस के बाजू में एस लिख रहा हूं मतलब वो सॉलिड स्टेट में है, सब्सटेंस के बाजू में एल लिख रहा हूं मतलब वो लिक्विड स्टेट में है, सब्सटेंस के बाजू में ए क्यू लिख रहा हूं मतलब वो एक्वस सॉल्यूशन है। लेकिन स्टिल इट इज नॉट डन कि एक्वस सॉल्यूशन मतलब क्या। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं कि Na एंड Cl इट इज NaCl इन AQ फॉर्म। ये NaCl कैसे एक्वस फॉर्म में आ सकता है? NaCl का पानी से क्या लेना देना? NaCl क्या, ये पानी थोड़ी ना है, तो मैं AQ क्यों लिख रहा हूं? मतलब ये जिस बीकर में पड़ा हुआ है ना, जहां पे है वहां पे पानी है और उसके अंदर NaCl है। समझ में आ रहा है? पानी वाले सॉल्यूशन में है वो। एक्वस सॉल्यूशन मतलब वो पानी वाले सॉल्यूशन में। समझ में आ रहा है? समझा? AQ मतलब क्या? सब्सटेंस किसके अंदर है? पानी के अंदर है। he is enjoying under the aqua। एक्वा में स्लाइड वलाइड मजबूत ऐसा, ठीक है, अच्छी जगह नहीं है एक्वा इमेजिन का। फिर उसके बाद में प्लस का साइन मैंने आपको बता दिया था। प्लस का साइन मतलब क्या होता है? इट इज लाइक के वो रिएक्टेंट्स को हम लोग जो है वो बताते हैं। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दोनों को हम लोग डिफाइन करते हैं उससे। फॉर एग्जांपल जो अभी इसके ऊपर वाला हम लोगों ने लिखा था ना कि व्हेन कॉपर सल्फेट CuSO4 is reacted with zinc, it gives us zinc sulfate ZnSO4 along with copper। तो इट डिफरेंशिएट्स, प्लस का साइन जो है वो डिफरेंशिएट करता है दो अलग अलग रिएक्टेंट्स को और दो अलग अलग प्रोडक्ट्स को। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जो भी अपने रिएक्टेंट्स हैं या जितने भी अपने प्रोडक्ट्स हैं, सबके बीच में हम लोग कौन सा साइन डालते हैं? प्लस का साइन डालते हैं। समझ में आ रहा है? प्लस का साइन मतलब क्या इंडिकेट करेगा? इट डिफरेंशिएट्स बिटवीन टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स और टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। इसमें कुछ डाउट है किसी को? नहीं। फिर मैंने ये वाला तो बता ही दिया था आपको। अगर मैं यहां पे डेल्टा डाल देता हूं, दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि वहां पर मैंने क्या सप्लाई किया है? हीट सप्लाई किया। और अगर इस एरो के ऊपर अगर मैं कोई एलिमेंट का नाम मेंशन करता हूं, एरो के ऊपर अगर मैं कोई एलिमेंट का नाम मेंशन करता हूं, दैट मींस मैं वहां पे मेंशन कर रहा हूं कि कैटलिस्ट कौन है। कैटलिस्ट कौन है? वैसे कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट क्या होता है 9वीं में देखा हम लोगों ने, 8वीं में इसका डेफिनेशन देखा है, 7वीं में इसके बारे में हल्की सी झलक ली है। पुराने हादसों को याद नहीं किया करते हैं ना, जो चीजें भूल चुके हैं उसको भूले रहने दो। रात गई बात गई। डैडी का नाम क्या? अरे इतनी सारी रात चली गई है तुमको पैदा होने के बाद में, तुम अभी तक नाम याद रखे यार, ऐसा थोड़ी चलता है। मैं इस फिलॉसफी में बिलीव नहीं करता, इसलिए मेरे को मेरे पापा का नाम याद है। बर्थ डेट क्या है? ये तो अभी तक याद है। ये थोड़ा क्लीन था। डैडी वाले को डबल मीनिंग में उठा सकता कोई, मैं लेकिन उस मीनिंग उस सेंस से बोल नहीं रहा था। बाकी आपके दोस्तों की मर्जी, ठीक है। तो रात गई बात गई वाला सीन नहीं है। कैटलिस्ट मतलब क्या है? कैटलिस्ट मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, पहले एक डेफिनेशन देता हूं और फिर उसके बाद में हम लोग एग्जांपल लेते हैं। कैटलिस्ट मतलब क्या होता है पता है? इट इज अ एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो सकता है किसी भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, विच कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। कोई अगर रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट है, एकदम क्विकली हो जा रहा है, अपने को चाहिए कि नहीं सारे ऑब्जर्वेशंस मुझे देखने हैं, बहुत स्लो जाना चाहिए, मैं एक कैटलिस्ट यूज करूंगा, एक प्रिफरेबल कैटलिस्ट यूज करूंगा
जो केमिकल रिएक्शन का स्पीड क्या कर देगा, स्लो कर देगा, लेकिन इन्वॉल्व नहीं होगा उसके बीच में, बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होगा। इसका ऑपोजिट, केमिकल रिएक्शन बहुत स्लो हो रहा है, बहुत स्लो हो रहा है, लेकिन अपने को फटाफट करना है। मैं कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस करूंगा वहां पे और फिर उसके बाद में केमिकल रिएक्शन क्विकली हो जाएगा, लेकिन वहां पर भी वो उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहा। देखो फिलहाल के लिए जो चीज मैं बोल रहा हूं उसको मान लो, आगे चल के आपको ऐसा पता चलेगा कि कैटलिस्ट इन्वॉल्व होते हैं। ये मत समझना कि सर ने झूठ बोला था, लेकिन सर ने आपके कैलिबर के हिसाब से जितना बताना था बता दिया था। आगे चल के आपको क्या चलेगा पता है कि कैटलिस्ट जो है उसमें इन्वॉल्व होते हैं और फिर लास्ट में वापस से खुद साइड में हो जाता है। मतलब प्रोडक्ट में कैसा साइड में आ जाता है, वैसा जैसा स्टार्टिंग में डाला था वैसा साइड में आ गया। तो आपको क्या लगता है कि वो इन्वॉल्व हुआ ही नहीं है, लेकिन एक्चुअल में वो इन्वॉल्व होता है। तो फिलहाल के लिए हम लोग क्या समझेंगे कि कैटलिस्ट इट इज अ एलिमेंट which can increase or decrease the rate of reaction without undergoing any chemical change। ये एक परफेक्ट एग्जांपल होगा या फिर परफेक्ट स्टेटमेंट होगा, बिकॉज मैं क्या बोल रहा हूँ, इन्वॉल्व होने का नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, विदाउट गोइंग एनी केमिकल चेंज। कैटलिस्ट के केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, जो स्टार्टिंग में था वही एंडिंग में, ठीक है। सपोज अभी तो काफी दिनों से आपके ऑफलाइन स्कूल्स बंद है और काफी दिनों तक आपके ऑनलाइन स्कूल चालू थे, तो ऑनलाइन झगड़े तो होते नहीं है, लेकिन जब आप स्कूल में होते हैं और दो जन के बीच में झगड़ा हो जाता है, ठीक है, तो व्हाट डू वी डू इज, हो गई चालू, दैट गिव्स द मोटिवेशन। वो दो लौंडों में ऐसा मोटिवेशन आता है ना कि कॉलर पकड़ के जहां मार रहा था बाल पकड़ के मार रहा, अलग जोश जज्बा जगा दिया आप लोगों ने। वो नॉर्मल क्लास का झगड़ा जो है WWE वाले लेवल पे चल रहा है, ठीक है, उसको उठा के फेंका जा रहा है, सुपरमैन पंच मिल रहा है, उसको स्पीयर मिल रहा है, बेंच वेंच यहाँ की वहां हो रही है, एंड बाकी सारे लोग क्या है, हो गई होता है। मेरे जमाने से यही चल रहा है, वो ट्रेंड कभी मुझे लगता नहीं है बदली होगा, हो गई इस कांस्टेंट। तो आप लोगों ने क्या किया, बिगर इन्वॉल्व हुए वो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है ना बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। अब वही आपकी जगह पे कोई टीचर दूर ऐसा खड़ा हो जाए तो वो केमिकल रिएक्शन का स्पीड जो है स्लो हो जाएगा, मारते मारते जो है कंधे पे हाथ आ जाएगा, फिर सिर्फ ऐसा खींचेंगे हम लोग, चल तेरे को बाहर मिल, तेरे को बताते हैं। दूसरा वाले हाँ ठीक है ये कैटलिस्ट को हटने दे, फिर मैं भी अपना रिएक्शन दिखाता हूं। तो ऐसी चीजें जब केमिकल रिएक्शंस में होती है ना, जहां पर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रहा है, किसके वजह से हो रहा है, वो कैटलिस्ट की वजह से हो रहा है। तो कैटलिस्ट का नाम है ना, ये एरो के ऊपर अपने को मेंशन करना होता है, एरो के ऊपर नीचे जहां पर भी आप मेंशन करो आप कर सकते हो, एरो के ऊपर नीचे आप जो भी नाम मेंशन करोगे उसको कैटलिस्ट की तरह लिया जाएगा, वो रिएक्टेंट की तरह या फिर प्रोडक्ट की तरह नहीं लिया जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। मैं कैटलिस्ट को यहां पे नहीं लिख सकता, बिकॉज यहां पर लिख दूंगा, अगर मैं एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दूंगा मतलब वो रिएक्टेंट हो गया, लेकिन वो तो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है ना हमारे हिसाब से। लास्ट में केमिकल चेंज कुछ हुआ ही नहीं उसके अंदर, उसका इन्वॉल्वमेंट दिखा ही नहीं है। मतलब जब हम लोग केमिकल रिएक्शन देखते हैं तो वो ऐसा लगता है कि डाल दिया उसको हम लोगों ने और लास्ट में वापस से वो वैसे का वैसे ही, तो उसको हम लोग यहां पर नहीं लिख सकते, एरो के ऊपर या नीचे लिखेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मतलब क्या, एलिमेंट विच इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज, ठीक है। पेज नंबर 33 का सबसे पहला वाला लाइन देखो, वेजिटेबल ऑयल व्हेन रिएक्टेड विद हाइड्रोजन गैस एट 60 डिग्री सेल्सियस। वो जो एरो है ना, एरो के ऊपर क्या लिखा गया है, एट 60 डिग्री सेल्सियस, मतलब आपको टेम्परेचर डिफाइन करके दे रहे कितना हीट चाहिए, अंडर द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। एरो के नीचे क्या लिखा है, Ni मतलब निकल, Ni मतलब निकल। तो अंडर द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट वनस्पति घी इज फॉर्म्ड, वनस्पति घी इज फॉर्म्ड। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। बोर्ड पे लिखूं क्या मैं, नहीं ना। अगर आप लोग वीडियो देख के ऐसा रिफर कर रहे हो रिवीजन के टाइम पे, तो आप लोग पेज नंबर 33 पे आ जाना, अब 10 सेकंड पीछे चले जाना, जो भी देखा है वापस से देख लेना। अब वापस से थोड़ी बोलते बैठूंगा, ठीक है, वापस बोल देता हूं, रुक जाओ। वेजिटेबल ऑयल जो लिक्विड स्टेट में, एल मतलब लिक्विड स्टेट में, ठीक है, व्हेन रिएक्टेड विद हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस कैसे बोल पा रहा हूं मैं, मुंह से, वहां पे लिखा हुआ है जी, लिखा हुआ है जी मतलब क्या, गैसियस स्टेट में। एरो के ऊपर टेम्परेचर क्या मेंशन किया है, 60 डिग्री सेल्सियस। कैसे रीड करेंगे, एट 60 डिग्री सेल्सियस। नीचे क्या लिखा है, निकल कैटलिस्ट,
तो उसको कैसे रीड करेंगे? अंडर द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट वनस्पति की इज फॉर्म। समझा? ठीक है। फिर उसके बाद में सपोज H2SO4, H2SO4 मतलब पता क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हैं, लेकिन ये सल्फ्यूरिक एसिड है। और HCl मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब अगर बाजू में मैंने लिखा है CONC, भाई साहब, या फिर मैं इसमें दिल हार चुका हूं। दिल नहीं, एक्चुअली वो डाइल है। ठीक है, क्या है CONC का मतलब क्या है? DIL का मतलब क्या है? डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। CONC मीन्स कॉन्सेंट्रेटेड। CONC मीन्स कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब मैं आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोल दूं तो गाढ़ा, गाढ़ा, थिकनेस थोड़ी ज्यादा है, जिसको हम लोग बोलते हैं वो गाढ़ा है। ऐसा कुछ होता नहीं है, मैं बस आपको धीरे धीरे ऐसा घुमा फिरा के उस टॉपिक तक लेके जा रहा हूं। और DIL मतलब होता है डाइल्यूट। DIL मतलब होता है डाइल्यूट। तो सपोज अगर मेरे पास 1 लीटर आमरस है, ठीक है, 1 लीटर आमरस है और उसके अंदर मिल्क मुझे ऐड करना, मिल्क मुझे ऐड करना। अगर मेरे पास 1 लीटर आमरस है और उसके अंदर मैं सिर्फ 100 ml क्या कर रहा हूं? मिल्क ऐड कर रहा हूं, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड है। कैसा है वो? वहां पर जो क्वांटिटी है, जो क्वांटिटी है आमरस की वो ज्यादा है, और जो हम लोगों ने अदर सोल्यूशन डाला है, मतलब जो मिल्क डाला है वो कम है, तो इट इज कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। कैसा सोल्यूशन है? वही अगर मैं 2 लीटर पानी डाल दूं, 3 लीटर पानी डाल दूं, या फिर 10 लीटर पानी डाल दूं, अब सिर्फ 10% क्या है आपका आमरस है, 90% क्या आपका वाटर है, वो हो गया डाइल्यूट। वो क्या हो गया? ऐसे एसिड्स में भी अगर पानी जरा भी मिक्स नहीं है तो प्योरेस्ट फॉर्म में है, उसको बोलेंगे 100% कॉन्सेंट्रेटेड है। 90% कॉन्सेंट्रेटेड मतलब 90% जो है एसिड है, 10% क्या आपका वाटर है। फिर उसके बाद बोलूंगा 10% डाइल्यूट सोल्यूशन, तो मतलब 90% जो है वो वाटर है और 10% का क्या आपका एसिड है। तो डाइल्यूट मतलब क्या होता है? वहां पे मेजॉरिटी ऑफ वाटर होगा। एसिड में क्या होगा? मेजॉरिटी ऑफ वाटर। और कॉन्सेंट्रेटेड मतलब क्या होता है? वहां पे माइनॉरिटी में वाटर होंगे। कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट समझा? जब भी एसिड में एसिड ज्यादा है और पानी कम है तो उसको हम लोग बोलते हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड है, और उसी एसिड में अगर एसिड मिनिमम है और पानी ज्यादा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वो डाइल्यूट है। तो DIL केमिस्ट्री में डाइल्यूट होता है, ठीक है, और CONC केमिस्ट्री में कॉन्सेंट्रेटेड होता है। समझा? पॉज कर दो। अब यहां तक का पूरा रीड करो, कुछ डाउट है तो। पेज नंबर 33 पे क्वेश्चन नंबर 6 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, पॉइंट नंबर 6 में आपको ये मेंशन किया गया है कि वी हैव टू प्रॉपरली इंडिकेट द मैटर, जो भी हम लोग वहां पे एक्सप्रेस करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है व्हेन दिस कॉपर रिएक्ट्स विथ HNO3 इफ इट इज कॉन्सेंट्रेटेड और इट इज डाइल्यूट, तो अपने प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट, प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट है। पहले वाले में देखो प्रोडक्ट दोनों में ऑलरेडी मतलब मेन प्रोडक्ट जो वो सेम है, कॉपर नाइट्रेट, लेकिन जो बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट मतलब जो एडिशनली साथ में आ जाता है, यहां पर ये पॉइजनस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और यहां पे क्या फॉर्म हो रहा है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। डाइऑक्साइड मतलब क्या होता है? 2 ऑक्सीजन होता है, और सिर्फ ऑक्साइड मतलब क्या होता है? सिंगल ऑक्सीजन होता है। और ये रिएक्शन करने के लिए मतलब कॉपर का रिएक्शन मुझे कराना है यहां पर इसके साथ में, एंड देन उसके बाद में ये प्रोडक्ट अपने को निकालना भी है, तो अगर कॉन्सेंट्रेटेड है और डाइल्यूट है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी अपने को अलग अलग लेने पड़ते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी अपने को अलग अलग लेने पड़ते हैं। तो केमिकल रिएक्शन टोटली डिफर हो जाता है ऑन दी बेसिस ऑफ, अगर हम लोग क्लासीफाई करने की कोशिश करें कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट में, तो सेम रिएक्शन अपने को देखने को नहीं मिलेगा। केमिकल रिएक्शन क्या होगा? डिफरेंट होगा, कॉन्सेंट्रेटेड के लिए अलग होगा और डाइल्यूट के लिए अलग होगा। तो इसीलिए वहां पर प्रॉपरली मेंशन करना जरूरी हो जाता है कि आप लोग डाइल्यूट एसिड ले रहे हो या फिर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ले रहे हो, ठीक है। वही उसके नीचे वाला जो एक्सपेरिमेंट है पेज नंबर 33 पे, वहां पर आपको एक केमिकल रिएक्शन दिया गया और आपको क्या बोला गया कि कोनिकल फ्लास्क में रबर स्टॉपर के साथ में आपको केमिकल रिएक्शन करना है। अब रबर स्टॉपर के साथ में केमिकल रिएक्शन करना है, इसका मतलब क्या है? क्यों उसको ऐसा बंद करके करना है? बिकॉज हम लोग यहां पर है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर जो है वो उसको वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम लोग ने स्टैंडर्ड 9 में पढ़ा हुआ है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर मतलब क्या होता है कि जितने एटम्स, जितने रिएक्टेंट्स थे, जितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स थे रिएक्टेंट्स में,
उतने ही टोटल नंबर ऑफ एटम्स अपने को प्रोडक्ट में भी मिलेंगे, ना ही कुछ लूज होता है और ना ही कुछ गेन होता है। तो जो उसका मास रहेगा, जो उसका वेट रहेगा बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अच्छा, एक चीज हम लोगों ने डिस्कस नहीं की है, अगर कहीं पर इस तरीके का एरो आ जाता है ऊपर की तरफ, सपोज ये H2O है और मैंने बाजू में ऐसा ऊपर की तरफ एरो डाल दी, व्हाट डज इट मीन्स, इवोपरेट होके चले गए, हवा में मिक्स हो चुका है। इसीलिए उसके बारे में बात करेंगे। इसीलिए यहां पर हमने को रबर शॉपर की हेल्प लेनी थी, बिकॉज अगर गैस बन के अगर वो निकल गया तो वो तो वेट में हम लोग मेजर करेंगे नहीं, अपने को लगेगा कि कुछ कम हो गया, लेकिन तो गैस में कन्वर्ट हो गया ना, लेकिन था वहां पे, था तो सही, हम लोग उसको संभाल के रख सकते थे, इसीलिए रबर शॉपर का हेल्प लिया था। और अगर वही नीचे की तरफ हो ऐसा, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब अगर कोई वाटर का सोल्यूशन है सपोज, और वहां पर आपने हल्दी ऐसा डाल दिया, पानी में हल्दी डाल दिया, ऐसा उसको स्टीयर करो, अच्छे से घुमाओ, तो हल्दी नीचे जमा हो जाता है, तो हम लोग बोलेंगे वो हल्दी का प्रेसिपिटेट है। ऐसी केमिकल रिएक्शन में जो भी सोल्यूशन है और उसके नीचे कोई कंपाउंड आकर के जमा हो जाए, ठीक है, नीचे आके सेटल डाउन हो जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे वो रेस्पेक्टिव एलिमेंट का प्रेसिपिटेट है। वो कॉपर का प्रेसिपिटेट हो सकता है, वो सल्फर का प्रेसिपिटेट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जब भी हम लोग ने केमिकल रिएक्शन अभी देखा था स्टार्टिंग वाला, कि व्हेन कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विद जिंक, इट गिव्स अस जिंक सल्फेट अलोंग विद कॉपर। तो वहां पे जिंक सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन था और कॉपर जो है वहां पे प्रेसिपिटेट था। कॉपर क्या था, प्रेसिपिटेट, मतलब वो जिंक सल्फेट में कहीं पर नीचे जमा हो जाएगा, तो नीचे जमा हो गया मतलब वो क्या बन गया, प्रेसिपिटेट बन गया। क्या बन गया, प्रेसिपिटेट। तो ऊपर वाला एरो जो है वो बताता है कि वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, और नीचे वाला एरो मतलब बताता है कि उस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर वो प्रेसिपिटेट की तरह है, मतलब आप छन्नी से छान लो वो बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रहा, प्रेसिपिटेट समझा, ऊपर वाला एरो समझा, कॉन्सेंट्रेटेड ये सब क्यों लिखना है वो समझा, वेट चेंज नहीं होता ये समझा, कि टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स जो है उतने ही टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट होंगे। इन टर्म्स ऑफ काउंटिंग ऑफ मैटर देख लो, आप एटम्स को काउंट कर रहे हो, एटम्स को काउंट कर लो, या फिर आप वेट मेजर कर रहे हो, वेट मेजर कर लो, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद में आते हैं बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन। बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन के लिए एकदम छोटे से एग्जांपल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद में जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो वाला भी करेंगे, और भी एग्जांपल्स हम लोग ले लेंगे। सबसे पहले जो मैंने केमिकल इक्वेशन लिखने से मतलब स्टार्ट कराया था, आपको बोला था कि वो गलत इक्वेशन में लिख रहा हूं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि H2 प्लस O2 इट गिव्स अस H2O। अब यहां पर मुझे एक वेल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है, तो किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहला चीज जो हमने समझा हुआ है वो ये है कि जितने नंबर ऑफ अपने रिएक्टेंट्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ अपने एटम्स जो है प्रोडक्ट में होने चाहिए। तो अगर मैं यहां पे देख रहा हूं कि मेरे पास 2 हाइड्रोजन है, तो यहां पर भी कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, 2। अगर मैं देख रहा हूं यहां पे मेरे पास 2 ऑक्सीजन है, तो यहां पर भी मेरे पास कितने ऑक्सीजन होने चाहिए, 2। लेकिन कुछ स्टैंडर्ड रूल्स है जिसके साथ में मैं छेड़छाड़ नहीं कर सकता। मैं ऐसी रहे से उठे सुठे कहीं पर भी कोई भी नंबर नहीं डाल सकता जहां से जो है मैं उसको बैलेंस करने की कोशिश करूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप लोगों में से काफी लोगों ने बोला था कि H2 प्लस O2 H2O है, लेकिन क्योंकि वो इक्वल नंबर ऑफ ऑक्सीजन अपने को देखने को नहीं मिल रहा है, तो सर आप यहाँ पे H2O2 लिख दो, H2O2 लिख दो। ये जो H2O2 है ना, इसको हम लोग बोलते हैं हैवी वाटर। जैसे हैवी ड्राइवर होता है ना, वैसे हैवी वाटर है, जिसको हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बोलते हैं। हाइड्रोजन हैवी वाटर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वाटर तो नहीं है, और ये बहुत हार्मफुल भी है। इसको इंसान अपने लाइफ में सिर्फ एक बार पी सकता है, क्योंकि दोबारा पीने के लिए बचता नहीं है, मर जाता है। समझ में आ रहा है। तो ये हैवी वाटर अगर आप कंज्यूम करते हो, तो अब नहीं, भारी छोड़ो, अब तो जिंदा ही नहीं बचोगे, भारी का है। हाँ, भारी हो सकते हो बाकी 4 लोगों के लिए जो आपको उठाने वाले हैं, उनके लिए बहुत भारी हो जाओगे। अब आप लोगों ने जो पानी के बारे में सुना है कि साइंटिस्ट जो है ऐसे गाड़ियां बना रहे हैं जिसमें पानी को एज अ फ्यूल यूज करने वाले, पानी को एज अ फ्यूल यूज करेंगे कि पानी डालो आपकी गाड़ी चलेगी। तो पिक्चर में तो काफी चीजें बन गई। पिक्चर में तो आदमी हवा में भी उड़ रहा है, टोनी स्टार्क, लेकिन असली में अपन खाली खुद ही मार ले रहे हैं, घुटना टूट जा रहा है। क्या बोलने का, आदमी कमजोर है, क्या हुआ? इंस्टाग्राम का फिल्टर यूज करना चाहते हो? भूल भुलैया वाला अक्षय कुमार याद है मेरे को, लौंडिया बनना चाहता है, फिल्टर यूज करेगा। ठीक है, कोई बात नहीं।
फिल्टर इज फॉर ब्यूटीफुल गर्ल्स, जो सुंदर है और सुंदर दिखना चाहते हैं। हम लड़कों को क्या क्या है, हम तो पैदाइशी बदसूरत है, कोई भी फिल्टर लगा ले सुधरते ही नहीं है। तभी यहाँ पे आते हैं कि मैं मन मर्जी का चेंजेस नहीं कर सकता। यहाँ पे मैं मन मर्जी का चेंजेस नहीं कर सकता। H2O है तो इसको H2O ही रखना पड़ेगा, यहाँ पे मैं चेंजेस नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन अगर कोई बोले कि यहाँ पे चेंज करना, करो, वहां चेंज करो। आपको जो भी छेड़छाड़ करना है सिर्फ यही करना है, मॉलिक्यूल के पहले, मॉलिक्यूल के। तो उससे क्या हो जा रहा है, आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हो, लेकिन कॉम्बिनेशन आप नहीं कर रहे हो ना चेंज। मतलब H2O ही है, 2H2O लिख दिया तो क्या हो गया, 2 वाटर मॉलिक्यूल आ गए, लेकिन कुछ चेंजेस तो नहीं है ना उसमें, खाली नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स का काउंट जो है वो चेंज हो गया। तो यहां पर नीचे की तरफ कोई भी हम लोग चेंजेस नहीं करने वाले। जो करने वाले हम लोग एज अ प्रीफिक्स चेंज करेंगे, कि जो भी अपना फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसके पहले अपने को लिखना, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या ऐसे चेंजेस करूं जिससे ये इक्वेट हो जाए। तो उससे पहले यहां पर मैं लिख लेता हूं कि मेरे पास 2 चीजें, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। रिएक्टेंट्स में इनका काउंट क्या है और प्रोडक्ट्स में इनका काउंट क्या है। रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन कितना है, 2। प्रोडक्ट में कितना है, ये सेटल्ड है, ये सेटल्ड है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितना है, प्रोडक्ट में कितना है? H2O है ना, O एक दिख रहा है ना, ठीक है। तो मतलब मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टेप 1 में मैंने क्या किया, मैंने पता किया कि कितने नंबर ऑफ एटम जो रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में। फिर मैंने ये सोचा कि ठीक है, यहां पे मुझे इसको 2 करना, अगर 1 का 2 करना है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2, बराबर। तो ये जो अपना स्टेप 2 है, वहां पे मैं लिखूंगा H2 प्लस O2, इट गिव्स अस H2O। मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट में चेंजेस लाना, तो मैं प्रोडक्ट में क्या करूंगा, 2H2O लिखूंगा, 2H2O, बराबर। सही है, नहीं, अभी और एक चेंजेस करने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि अब यहां पे हाइड्रोजन देखो कितना हो गया, हाइड्रोजन अभी प्रोडक्ट में कितना हो गया है, 2 2 4, 4 हो गया। समझ में आ रहा है, H2 था ना, H2O, 2 बार H2 आ रहा है, मतलब टोटल कितना H2 है, 4। तो ऐसे क्रॉस वेरीफाई करना है तो क्या करेंगे, 2 2 4। तो अब मेरे पास हाइड्रोजन कितना है, लेकिन रिएक्टेंट में कितना है, 2 का 4 कैसे करूं, मल्टीप्लाई बाय 2। ये मेरे को समझ में आया। फिर अगले वाले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, H2 प्लस O2, इट गिव्स अस H2O। यहां पर हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन किया हुआ था, यहां पे 2 लिखा था, लेकिन फिर उसके बाद में क्या समझ में आया था कि रिएक्टेंट में मुझे हाइड्रोजन को भी क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय। अब चेक करो, यहां पे 4 हाइड्रोजन, 2H2 मतलब 4 हाइड्रोजन, 2 2 4। ऑक्सीजन कितना, 2। यहां पे हाइड्रोजन कितना, 4। ऑक्सीजन कितना, 2। हर जगह पे सेम हो गया। एक का है, 2 है ना, O2 है ना, समझा। तो 3 स्टेप में मैंने क्या किया, मेरे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। तो असली में वाटर के फॉर्मेशन का केमिकल फॉर्मूला क्या है, 2H2 प्लस O2, 2H2O। नहीं, तो मैं जनरल बता रहा हूं ना। When 2 molecules of hydrogen reacts with oxygen, it gives us 2 molecules of water molecule, H2O। ये समझ में आया, पक्का। अब टेक्स्ट बुक वाला एग्जाम्पल लेते हैं। टेक्स्ट बुक पे जो इन्होंने एग्जाम्पल लिया वो वाला लेते हैं। हाँ, आप लोगों के लिए वो अपनी नींद का त्याग दे रहे हैं। AgNO3 क्या हुआ, पेज नंबर 33। हाँ हाँ, ये जो शांत हो जाओ, ये जो रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ इन्होंने, मैंने आपको बताया ना अभी कि कोनिकल फ्लास्क में जो है वो रबर स्टॉपर लगा के अपने को करना है। यहाँ पर बस अपने को वेरिफिकेशन करना है कि जो वेट रिएक्टेंट्स का पहले था वही वेट प्रोडक्ट का बाद में है कि नहीं है।
तो वहां पे जो AgNO3 उन्होंने दिया है रिएक्टिंग अलोंग विद NaCl, तो वहां पर जो है डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग बोल सकते हैं कि वहां पर अपने को क्या मिल गया, AgCl प्लस NaNO3। तो उस रिएक्शन को कैसे करना है, क्या रिएक्शन में, डजेंट मैटर, वहां पे वेरिफिकेशन का प्रोसेस हुआ है कि टोटल मास, टोटल वजन जो रिएक्शन के पहले था वही टोटल वजन रिएक्शन के बाद में है या नहीं। देखो नीचे देखो ना, वेइंग मशीन दिया उन्होंने। स्टार्टिंग में रिएक्टेंट के पहले उन्होंने बोला है 300.23 ग्राम है और रिएक्शन के बाद में भी 300.23 ग्राम है। मतलब केमिकल रिएक्शन हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, रिएक्टेंट्स का जो वजन है वो प्रोडक्ट के वजन से सेम होगा। मतलब कोई भी मैटर आपका कहीं गुम नहीं हुआ या फिर कोई भी मैटर बाहर से आ नहीं गया, आपका टोटल मास उतना ही रहने वाला है। द मास विल नॉट चेंज। इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। ये स्टैंडर्ड 9th में हमने किया हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH when it reacts with sulfuric acid H2SO4 it gives us sodium sulfate Na2SO4 प्लस H2O। स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले सारे मॉलिक्यूल्स, सॉरी एटम्स लिख के ले लो। सोडियम है यहाँ पे, ऑक्सीजन है यहाँ पे, हाइड्रोजन है और सल्फर, बराबर। सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पहले लिख चुका हूं, सल्फर, ऑक्सीजन पहले लिख चुका हूं। रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट में सोडियम कितना है देखो, 1 है। प्रोडक्ट में कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है यहां पे, 5 है। प्रोडक्ट में कितना है, 5 है। हाइड्रोजन कितना है यहां पे, 3। वहां पे कितना है, 2 है। सल्फर कितना है यहां, क्या, 1 है। O4 है वो, 1 है। और वहां पे सल्फर कितना है, तो कहां कहां चेंजेस लाने का जरूरत है हमें? सोडियम में, हाइड्रोजन में, बस। लेकिन इनको चेंज करने के चक्कर में बाकी के 2 चीज भी चेंज हो सकता है, बट ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पर Na2SO4 है, मुझे यहां पे क्या करना है, 2 सोडियम चाहिए। 2 सोडियम चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? सपोज स्टेप 1 में मैंने क्या किया, वेरिफिकेशन किया मेरे नंबर ऑफ एटम्स। स्टेप 2 में मैं क्या करूंगा, मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे NaOH जो है, यहीं पे मैं सिर्फ Na में चेंजेस ला सकता हूं, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि ये घर वाले कहीं जा रहे तो बच्चे को किसी और घर में रख दिया, तो मैंने यहाँ पे एक अलग से Na लिख दिया तो काम हो गया मेरा, अरे अरे हो गया। केमिकल रिएक्शन ऐसे नहीं चलता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वापिस से पूरा केमिकल रिएक्शन लिख के लेना पड़ेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH when it reacts with sulfuric acid H2SO4 it gives us sodium sulfate Na2SO4 along with water molecule H2O। तो पहले 3 मार्क का क्वेश्चन है, आता ही आता है। यहां पे मैं लिख दूंगा 2। अब सोडियम मेरे पास यहां पे कितना हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 2 हो गया। लेकिन उसके साथ में बाकी चीजें भी चेंज हो जाएंगी, बाकी चीजें भी चेंज होंगी ना। यहां पे क्या है, ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन था, इनका काउंट भी अब क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इनका काउंट भी इंक्रीज हो जाएगा। अब इनका काउंट कैसे इंक्रीज हो रहा है देखो। ऑक्सीजन, मैं ये ब्लैक वाला मिटा दूं, क्योंकि अब भी चेंज होने के बाद में सोडियम कितना हो गया, 2 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया, देखो यहां पे 2 हो गया, 2 + 4 कितना हो गया, तो अब ऑक्सीजन कितना है, उस साइड तो कोई चेंजेस हमने किया ही नहीं है, तो उस साइड का तो वैसे ही है। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहां पे 2 + 2 4 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। सल्फर अभी भी 1 है। अब मुझे क्या चाहिए, ऑक्सीजन 1 बढ़ाना है, हाइड्रोजन 2 बढ़ाना है। सबसे बेस्ट है H2O के पास जाओ, H2O के पास जाओ। अगर मैंने यहां पर 2 मल्टीप्लाई किया, अगर मैंने यहां पर 2 मल्टीप्लाई किया तो उससे क्या हो जाएगा, यहां पर अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करता हूं, अब काउंट करते हैं, अब काउंट करते हैं, प्रोडक्ट्स के साइड में काउंट करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स के साइड में सोडियम कितना है, 2 है, करेक्ट। ऑक्सीजन कितना है, 4 + 2, 2H2O है ना,
तो पूरा वाटर मॉलिक्यूल 2 बार है, तो ऑक्सीजन भी 2 बार है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 बार है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 बार है, टोटल कितने बार है? तो ये कितना हो गया? 6। हाइड्रोजन काउंट करते हैं, 2 2 जा, तो अब हाइड्रोजन कितने अपने पास? सल्फर काउंट करते हैं, खत्म। समझा? सिंपल मैथ्स के साथ खेलना है आपको। किसी को कोई डाउट है इसमें? टेक्स्ट बुक में स्टेप वाइज दिया हुआ है, स्टेप वाइज ही समझ में आता है, हमने भी स्टेप वाइज ही किया हुआ है, लेकिन एग्जाम में अगर 2 मार्क्स के लिए अगर आता है, 2 मार्क्स के लिए आता है, 3 मार्क्स के लिए आता है, तो आपको क्या करना पता है? बस आपको एक्सप्लेन करना है। पहला स्टेप, लेट अस काउंट टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स साइड, ये टेबल बना देना, रिएक्टेंट्स में कितने हैं, प्रोडक्ट्स में कितने हैं, फिर वेरीफाई करना है, मतलब वहां पे लिखना है स्टेप 2, मल्टीप्लाई NaOH को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, जिससे भी स्पेसिफाई करो, फिर वो केमिकल रिएक्शन लिख के दिखाओ, फिर वापस से काउंट करो कितने। समझ में आ रहा है? और सिर्फ 2 मार्क्स के लिए आया है ना, तो केमिकल रिएक्शन लिखने का, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट करने का, फिर ये पूरा चेंजेस एक ही बार में कर दो, ये पूरा चेंजेस, और फिर कंफर्मेशन के लिए क्या करो, लास्ट में वापस एक टेबल बनाओ जिसमें आपके टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स और टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के लिए आएगा तो आप हर एक स्टेप उनको करके दिखाओ कि पहले स्टेप में यहाँ मल्टीप्लाई किया, दूसरे स्टेप में यहाँ मल्टीप्लाई किया। हाँ, लिख के बताना पड़ेगा, है अपने पास, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट्स में लिखा हुआ है, प्रॉपरली अपने को लिख के बताना पड़ेगा। लेकिन प्रोसेस समझ में आया क्या आपको? प्रोसेस समझ में आया? नॉर्मल वो तराजू पे रख के जैसे हम लोग तोलते हैं, वैसे ही वो भी है, तोल दे। ठीक है, अब आगे थोड़ा और अच्छे तोलो। अगला वाला केमिकल रिएक्शन जो आप लोग बैलेंस करोगे, यस, मतलब आप लोग हेल्प करोगे मेरा, मुझे क्या आता नहीं है ना, मैं एकदम डफर इंसान हूँ, प्लीज मुझे सिखा दो आप लोग। Sulfur oxide when reacts with hydrogen sulfide, it gives us 3 sulfur plus H2O, 2H2O। वैसे भी अगर 2 नहीं लिखूं तो बैलेंस तो आपको करना ही है। चलो, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, अरे बैलेंस्ड है पहले से। हाँ, टेक्स्ट बुक बंद सबका, टेक्स्ट बुक बंद, चलो जल्दी जल्दी। यस सलोनी, कौन से एटम्स हैं यहाँ पे? क्या? सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, क्या है यहाँ पे? कौन से एटम्स हैं? सूरी, आई कान हियर यू। सल्फर है और बस हाइड्रोजन है और इतना टाइम लग रहा है, इतना टाइम? ओ मतलब ऑक्सीजन, ओ मतलब ऑक्सीजन, क्या क्या है? अरे जल्दी बोलो, मुझे संडे को बाहर जाना है, मुझे ये संडे तक नहीं पढ़ाना है। शांत, यस, ऑक्सीजन। रिएक्टेंट्स में सल्फर कितना है? रिएक्टेंट वाले साइड में सल्फर कितना है? 1 + 1 = 2। प्रोडक्ट्स वाले साइड में सल्फर कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है रिएक्टेंट्स में? क्या? 2। O2 है ना, वहां पे कितना है? हाँ, 1 है। सब सही है, सब सही है।
हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और वहां पे बोलो, मैं इंतजार कर रहा हूं। क्या करूं अभी मैं? सल्फर और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। सल्फर को कैसे बैलेंस करूं? पहले एक काम करते हैं, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। यहां पे O2 है, यहां पे O2 कैसे ला सकते हैं? हाँ मुझे पता है, मैं क्या करूं, मतलब क्या करूं? कहां पे 2 लिखूं? अरे 2 कहां पे लिखूं? 2 यहां लिखूं, यहां लिखूं, यहां लिखूं, यहां लिखूं, 4 जगह है 2 लिखने का ऑप्शन मेरे पास। एस के पास 2 लिखूं, यहां पर आएगा ना 2। तो देखो ये ऑक्सीजन अभी 2 हो गया है, लेकिन हाइड्रोजन चेंज हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया है? 4। प्रोडक्ट के साइड में 4 हो गया। तो अगर यहां पे 4 हो गया है तो यहां पर बैलेंस कैसे करूं? यहां पे 2 लिखते हैं। अब 2 2 जा, अब सल्फर चेंज हो गया। अब सल्फर चेंज हो गया है, सल्फर में 3 हो गया टोटल। यहां पर 3 लिख दूंगा, खत्म। बराबर ना? किसी को डाउट है इसमें? अगला वाला करोगे आप लोग? कौन सा वाला? देखो सबसे पहले मैंने टारगेट किया हाइड्रोजन को, सॉरी ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन शांत हो जाओ, अब भी यहां पे बुला लूं मैं, पब्लिक में बेइज्जती करा दूं। ऑक्सीजन मेरे पास रिएक्टेंट वाले साइड में 2 है और प्रोडक्ट वाले साइड में 1 है। मैं कहीं से भी चालू कर सकता हूं, मैं चालू करने के लिए सल्फर से भी चालू कर सकता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर मुझे ऑक्सीजन यहाँ पे 2 चाहिए, मैंने क्या बोला, तो मैं इस तरीके से चेंज नहीं कर सकता। मुझे क्या करना है? प्रीफिक्स लगाना है। तो मैं यहां पर 2 लिखूंगा ताकि ये 2 ऑक्सीजन हो जाए। तो अब ये 2 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन क्योंकि मैंने वहां पे स्टार्टिंग में 2 लिखा तो इससे मेरा हाइड्रोजन का काउंट भी चेंज हो गया। हाइड्रोजन अब मेरे पास प्रोडक्ट वाले साइड में कितना हो गया? 4 हो गया। और यहां पे कितना है? अब इस साइड जो 2 है, अगर उसको 4 करना है तो यहां पर भी 2 लिख दूंगा। अब यहां पर भी 4 हो गया, लेकिन अब सल्फर चेंज हो गया। सल्फर रिएक्टेंट वाले साइड में अब कितना हो गया? 2 + 1 3। तो मैं यहां पे क्या करूंगा? 3 लिख दूंगा। अब सब सेम हो गया। समझा? ठीक है, ओपन करो जरा। नहीं मत खोलो, मत खोलो। चलो जैद आ जाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी उठो। कर लोगे, इजी है। अच्छा माइक भी चाहिए? मैं तुम्हारे लिए पकड़ लूँगा, कोई नहीं। चालू जाओ। मैं यहाँ पे कमेंट्री करते रहता हूँ तुम्हारे लिए। फिलहाल जैद भाई जो है वो नंबर ऑफ एटम्स लिखने की कोशिश कर रहे हैं रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में। तो Ag है, लिखो वहाँ पे सिल्वर, यस AgOg। अगला वाला हाइड्रोजन है H, उसके बाद में क्लोरीन है Cl। बस हो गया। कोई बात नहीं। R मतलब उन्होंने रिएक्टेंट लिख दिया है, P मतलब वो प्रोडक्ट लिखने वाले हैं। अब वो सिल्वर काउंट करेंगे रिएक्टेंट वाले साइड में कितने भाई साहब? 1। वेरी गुड, लिखो। प्रोडक्ट वाले साइड में कितना है? प्रोडक्ट वाले में हाँ 1 है। 1 है, चलो ठीक है। क्या हो सा? ठीक है, मेरा आवाज ना पहुंचे चले, तुम्हारा पहुंचना चाहिए, ऐसा जनता तक आवाज पहुंचेगी।
बोलते जाओ हाइड्रोजन एक है, हाइड्रोजन एक है, यस। उसमें प्रोडक्ट वाले में दो प्रोडक्ट वाले में हाइड्रोजन 2 है, ढील दे दे दो थोड़ा। और क्लोरीन एक है इसमें, क्लोरीन यहाँ पर एक है, और उसमें दूसरे वाले साइड भी एक है, है। ठीक है। अब अभी ये ले लो, जो चेंजेस करोगे इससे कर लेना। इसको तो अच्छा हाँ, पकड़ना दो, पकड़ना दो। यस, हाइड्रोजन हाइड्रोजन चेंज करना चाहते हैं भाई साहब, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में अच्छा आवाज निकाल के पढ़ाओ, टेंशन नहीं। यस, इधर 2 आएगा ना, मुझे मत बताओ, इन मासूम लोगों को बताओ। वहां पर 2 आएगा, तुमको अगर लगता है तो लिखो वहां पे। यस, अब क्या चेंजेस आ गए? क्या चेंजेस सर? क्लोरीन सी है, वहां पे भी चेंजेस करते चलो साथ में। हाइड्रोजन चेंज हुआ है, क्लोरीन चेंज हुआ है, इधर रिएक्टेंट के साइड में चेंज किया ना तुमने। हाँ, तो इधर 2 आएगा ना, लिखो लिखो 2, और क्लोरीन कितना हो गया? 2 हो गया। लिखो फिर, क्लोरीन भी 2 हो गया। अब क्लोरीन को मैनेज करने के लिए क्या करोगे? इधर 2 कर देंगे, 2 लिख दोगे, ठीक है, लिखो, वेरी गुड। ये अब यहाँ पे क्लोरीन चेंज हो गया, 2 हो गया। हाँ। पहले क्लोरीन चेंज कर लो। हाँ वो तो हाँ। करूँगा ही। अब सिल्वर भी चेंज हो गया, कितना हो गया? 2। 2 हो गया। अब रिएक्टेंट में सिल्वर कितना है? ये 2 यहाँ पे क्या करोगे? 2 हो जाएगा ना। लिखो लिखो, तालियां बजती रहनी चाहिए। पूरा मैंने बताया है, कोई बात नहीं, चलता है। साड़ी पहन लूं। तो ये बेसिक स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने हैं। किसी को कोई डाउट बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शंस में? बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन नहीं। अब आप लोग अपना टेक्स्ट बुक खोल सकते हो। आगे की तरफ बढ़ते हुए अब हम लोग चलेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में जितने भी टाइप्स के केमिकल रिएक्शन है सबके सब डेफिनेशन में आ सकते हैं। सबसे पहला टाइप जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज इटसेल्फ अ डेफिनेशन। जैसे आप किसी चाइनीज रेस्टोरेंट में जाके कॉम्बिनेशन राइस खाते हो तो आपको नूडल्स और राइस एक साथ मिलता है, 2 चीजों को मिक्स करके साथ में दे देते हैं। वैसे ही यार नहीं, एग्जांपल नहीं देना चाहिए था, भूख लग रही है। क्या मतलब मेरे जेब के 500 खर्चे हो गए? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हेन 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, इट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आया इंग्लिश? थोड़ी सी समझी? मैं ये चीज बोलने की कोशिश कर रहा था कि 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स अगर रिएक्ट करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट आपको मिलता है तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलेंगे वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। द स्मॉलेस्ट एंड स्वीटेस्ट एग्जांपल हम लोग ने स्टार्टिंग में ले लिया था, कार्बन व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड। कि 2 अलग अलग रिएक्टेंट्स रिएक्ट हो रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर है? व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन रिएक्शन? When 2 or more reactants react to give a single product. सिंगल प्रोडक्ट लिखना जरूरी है, ठीक है? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के काफी सारे एग्जांपल्स आपको दिए गए पेज नंबर 36 पे। सबसे पहला वाला है अमोनिया व्हेन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन क्लोराइड, मतलब NH3 व्हेन रिएक्ट्स विद HCl it gives us ammonium chloride which is NH4Cl। NH4Cl मतलब अमोनिया मतलब क्या होता है? NH3 होता है। When it reacts with HCl it gives us ammonium chloride NH4Cl। तो 2 अलग अलग रिएक्टेंट्स, 2 अलग अलग, they have reacted with each other to give a single product. This type of reaction is known as combination reaction। और एक एग्जांपल दिया उन्होंने मैग्नीशियम ऑक्साइड का, when 2Mg reacts with O it gives us MgO। O2 आएगा, 2MgO। वही मेरे दिमाग में चल रहा था केमिकल रिएक्शन बैलेंस कैसे हो। तो when magnesium reacts with oxygen it gives us magnesium oxide,
टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स आर रिएक्टिंग विथ ईच अदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर उसके बाद में उन्होंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी दिया है। व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड CaO, Ca मतलब पता है ना कैल्शियम होता है, व्हेन CaO इज रिएक्टेड विथ H2O वाटर, तो अपने को क्या मिलता है वहां पे? कैल्शियम CaOH, ट्राइस है ना कि ट्वाइस है? CaOH ट्वाइस। तो व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर मॉलिक्यूल इट गिव्स अस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। OH मतलब हाइड्रोक्साइड होता है, OH मतलब हाइड्रोक्साइड होता है। तो हाँ प्लस, अच्छा हीट उन्होंने दिया हुआ है, हीट यहां से लिबरेट हुआ है, ये हम लोग आगे वाले इसमें पढ़ेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में पढ़ेंगे हम लोग हीट के बारे में। और तो फिलहाल यहाँ पे क्या देखा हम लोगों ने? कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर मॉलिक्यूल टू गिव अस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज वंस अगेन नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको पहचानने के लिए आ सकता है, मतलब एक तरीके का केमिकल रिएक्शन आपको दे देंगे और केमिकल रिएक्शन देने के बाद में आपको पहचानना रहेगा वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, वो रिडक्शन रिएक्शन है, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या फिर रिडॉक्स रिएक्शन है। इतने तरीके के रिएक्शन है। अच्छा दो तो छूट गए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यकीन करो सारे के सारे टाइप्स है ना बहुत सिंपल है समझने के लिए, ऐसे ऐसे समझ में आएंगे आपको, ऐसे ऐसे चुटकी ऐसे आराम से बजाते रहना, आवाज नहीं आना चाहिए लेकिन समझ में आएगा। कॉम्बिनेशन समझा सबको? कॉम्बिनेशन समझा? ममता कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? यस कॉम्बिनेशन रिएक्शन, प्लीज एक्सप्लेन। वही तो जैद को सब पता है। फैज कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? बोलो जल्दी बोलो, आवाज पहुंचो क्या लोगों तक? कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? अच्छा नहीं लग रहा है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। माननीय महोदय गधो बोलो। When two or more when two or more elements make a one element। इंग्लिश की माँ बहन कर रही थे यहाँ पे लोग, मदर सिस्टर आई मीन टू से। When two or more reactants react with each other to form a single product, the reaction is known as combination reaction। भावनाएं थी उसके पास, बस वो व्यक्त नहीं कर पा रहा था, शब्दों में ढाल नहीं पा रहा था वो कभी कभी ऐसा होता है ना कि गुस्सा तो बहुत होता है, पता है क्या बोलना है लेकिन मम्मी पापा के सामने बोल नहीं पाते, अलाउ नहीं करते ना वो लोग, है कि नहीं? सही बात है ना? सॉरी आफ्ताब बोल रहा हूँ, आतिफ। मैं सोच रहा हूँ कि एक एक करके तो जा रहे भाई, आतिफ भाई ना जाए, वरना कौन गाना गाएगा मैं रंग शरबतों का, तू काले घाट सा पानी। अपने पे मीठी नदी है ना। अगर भूल चूक से कोई इंसान मुंबई के बाहर गया और ये वीडियो देख रहा है तो मैं बता दूं हमारे यहाँ पे एक नदी है, मीठी नदी, द मोस्ट डिजर्विंग कैटेगरी। आप यहाँ पे आके नहा सकते हो उस नदी में, माँ कसम क्या मजा आएगा आपको। इट विल बी द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ। इट इज लाइक, इट इज मीठी नदी, इट इज लाइक के आप वाटर किंगडम जाके वो मजे नहीं ले सकते जो आप वहां पे जाके ले सकते हो। अब अगला वाला डीकम्पोजिशन रिएक्शन। लेट्स कम बैक ऑन द टॉपिक। डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोग क्या बताएंगे कि एक सिंगल रिएक्टेंट है, सिंगल रिएक्टेंट वो डीकम्पोज हो रहा है। डीकम्पोज मतलब क्या होता है? डीकम्पोज मतलब टूटना, डीकम्पोज मतलब सड़ना, डीकम्पोज मतलब बट जाना। समझ में आ रहा है? सड़ा हुआ कपड़ा कैसे फटता है तो अलग अलग चिथड़े हो जाते हैं उसके, वैसे तो डीकम्पोजिशन मतलब सड़ा देना, तोड़ देना, ब्रेक डाउन करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीकम्पोज करना। ठीक है? तो एक सिंगल प्रोडक्ट अगर दो अलग अलग एक सिंगल रिएक्टेंट
रिएक्ट कर रहा है किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के, और उसमें से एक से ज्यादा प्रोडक्ट अपने को देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलेंगे वो डीकंपोजिशन रिएक्शन है। डीकंपोजिशन रिएक्शन के लिए इन्होंने यहां पे एक एग्जांपल दिया है शुगर का। शुगर का केमिकल फॉर्मूला क्या है? इट इज C2L H22 एंड O11 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में इट ब्रेक्स टू फॉर्म 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन along with 11 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो एक सिंगल शुगर का मॉलिक्यूल in the presence of sunlight, it is breaking down into two different components, carbon and water. Single product, single reactant, I am extremely sorry, single reactant and two or more than two products. Such type of reaction is known as decomposition reaction. Combination का exact opposite. Combination का exact, Mr. Chigne, please celebrate बोल रहा हूँ. Please explain. क्या है भाई? Decomposition reaction. He was very much busy discussing something. क्या वो बोलने के लिए शब्द नहीं है उसके पास, माइक क्या दूं मैं उसको? क्या बच्चा, क्या चालू है? कुछ नहीं, लेक्चर चालू है, पता नहीं है क्या? क्या होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन? आदित्य, डीकंपोजिशन रिएक्शन? वो बाहुबली वाला सीन मेरे को याद आ रहा है। वो नहीं क्या, वो टुंडा है, उसको राणा डग्गूपति को निकलता है मेरा बेटा मेरा, और MS धोनी में भी बोलता है ना ये मेरा स्टूडेंट है। पता नहीं कहां से पढ़ रहा है यार ये। क्या 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 ही इंसान हो तुम बहुत अच्छे हो। नहीं सही है। नहीं उसने देखा नहीं एक्चुअली। यस, आंखों में देख रहा था। यस, ये हो गया डीकंपोजिशन। कॉम्बिनेशन और डीकंपोजिशन के बीच में किसी को कंफ्यूजन है? अगर कंफ्यूजन नहीं है तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और फिर देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पेज नंबर 37 पे ट्राई दिस वाले में दो और रिएक्शंस दिए गए, वो भी आप लोग देख लेना। पहला वाला है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, when heated it gives us calcium oxide CaO along with carbon dioxide CO2। दिख रहा है पेज नंबर 37 एक्सपेरिमेंट के नीचे वाला, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है? CaCO3। इट इज हीटेड एंड क्या फॉर्म हो रहा है वहां पे? कैल्शियम ऑक्साइड CaO along with कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऊपर का वाला एरो है ना, तो क्या है वो? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो एक कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो दो अलग अलग प्रोडक्ट मिला। तो ये कैसा रिएक्शन है? ये कैसा रिएक्शन है? ये डीकंपोजिशन। खांसी हो रही, टीबी हो जाएगा। पानी कौन? बबलू भाई। क्या हो गया? उसका नाम बबलू है? अरे वाह, ये नाम मुझे बताया क्यों नहीं गया? परिवार में फेमस कर देता ना मैं। और बबलू कैसे हो? नहीं, उसको बबलू मत बुलाओ। उसको मेरा ऐसा नाम पता जो यहाँ पे पता चल जाएगा तो अच्छा नहीं है ना। वैसे मैंने ऐसे ही बताया था, पता नहीं तुमने याद रखा है कि नहीं रखा है। याद है? कौन बबलू? बबलू थोड़ी है वो, आदित्य है। पागल है तुम लोग। कोई उसको बबलू नहीं बोलेगा, मार खाओगे तुम लोग। हाँ, ये बेटर है। अगला वाला रिएक्शन और एक है, हाइड्रोजन पैराऑक्साइड 2H2O2। H2O2 मतलब अभी बाजू में देखो लिखा हुआ है यहाँ पे,
मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था H2O2। अच्छा, मैंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता लेकिन शायद मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था कि ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन चाहिए साइंटिस्ट को। अगर आप महिंद्रा वालों को, टाटा वालों को, या फिर देश की या फिर विलायती किसी भी अच्छी ऑटोमोबाइल कंपनी को एक ऐसा रिएक्शन ला के दे दो आप, इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन उनको चाहिए। कैसा रिएक्शन? इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोलिटिक मतलब पता है ना, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस पता है, आपने स्टैंडर्ड 9th में पढ़ा हुआ है कि पानी के अंदर एनोड और कैथोड डालते थे और फिर करंट पास होता था। तो उनको एक ऐसा इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन चाहिए कि अगर उस सेल में आप वाटर डालो, वाटर मतलब H2O, तो वो वहां पर इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन के बाद में H2O2 फॉर्म हो जाए। नहीं हो पा रहा है। जिस दिन ये केमिकल रिएक्शन अगर स्टेबली फॉर्म होने लग गया, हम लोग H2O2 को एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं। तो मतलब आप गटर का भी पानी उठा के डाल रहे हो, आपको बस क्या लगाना है, ऊपर एक RO प्यूरिफायर लगाया आपने, फिर वो पानी प्यूरिफाई होकर H2O बन रहा है, फिर उसके बाद में अंदर जा रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, H2O2 फॉर्म हो रहा है। इसको एज अ फ्यूल यूज करेंगे, गाड़ी भागेगी एकदम सर सारा ना पीरी रीरी, आग वाग कुछ नहीं होता है। ये इतना डेंजर फ्यूल है ना, बहुत डेंजर फ्यूल है, बहुत पता नहीं लेकिन है। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हैवी वाटर। अच्छा, इसके ऊपर हम लोग ये डिस्कशन कर रहे थे कि अगर 2H2O2 है तो ये इसका और एक मसला है, ये फ्री स्टेट में पता नहीं इसके अंदर क्या कीड़े हैं, ये फटाक से H2O बन जाता है प्लस O2, 2H2O प्लस O2। सही है। अब यहां पे काम हो जाता है गड़बड़। फ्यूल यही स्टेट में होना चाहिए। अच्छा, केमिकल रिएक्शन में ऐसा भी चाहिए कि वो स्टेबल फॉर्म में रुका रहे। हीट समझा नहीं? एरो छपरा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहां पे ये भी मसला है कि वो उस स्टेट में ना रहता नहीं है। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से वो आ तो जाए लेकिन वो H2O2 के फॉर्म में स्टेबली रुक रहा नहीं है। रुकने के लिए उसको अलग टर्म्स एंड कंडीशन देने पड़ते हैं। अब वो कंडीशन सेटिस्फाई करने जाओ तो गाड़ी चल नहीं पाएगी। तो बहुत सारी चीजें, जिस दिन ये केमिकल इक्वेशन पॉसिबली मिल गया और वो स्टेबल रहने का कोई तरीका हमने ढूंढ लिया, पानी पे गाड़ी चलना चालू हो जाएगी। पानी पे मतलब पानी पे तो अब भी चल रही है, पानी को एज अ फ्यूल यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, पानी पे चलने वाली गाड़ी बनी कि नहीं अभी तक? बनी है? बोट? हाँ तो हाँ बोलो ना, क्या पता क्या बोल रहे हो? अरे रे रे रे, गाड़ी पे टायर थोड़ी होता है, टायर पे गाड़ी होती है। ठीक है, डीकंपोजिशन रिएक्शन देख लिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन देख लिया। अब चलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक रिएक्शन हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया। आपको पता नहीं था कि वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लेकिन वो था। यस, कॉपर वाला, जिंक सल्फेट और कॉपर वाला। When copper sulfate CuSO4 reacts with zinc, it gives us ZnSO4 along with Cu soon bro। ये जो Cu है मतलब कॉपर है, ये भग गया है और जिंक ने क्या कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिया। देखो, जिंक ने रिप्लेस कर दिया ना, तो ये डिस्प्लेस हुआ है। जिंक और कॉपर क्या हो गए? डिस्प्लेस हो गए। ठीक है, जगह चेंज हो गया। मून नाइट में नहीं क्या वैसा रात चेंज करता है, वैसा इसने अभी सबको नहीं समझ में आएगा, लेकिन ठीक है। लगता है हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। और इतने जल्दी थोड़ी आएगा, टाइम है। तो यहां पर जिंक ने कॉपर को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉपर हट गया, जिंक उसकी जगह पे आके चिपक गया। ये हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसी को डाउट है? और भी रिएक्शंस वहां पे दिए उन्होंने। CuSO4 प्लस Fe, इट गिव्स अस FeSO4 प्लस Cu। ये भी कैसा रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद और एक दिया हुआ है CuSO4 Pb के साथ में, तो वो भी PbSO4 प्लस Cu अलग हो जाएगा। जो आया नहीं कि कॉपर को लात मार के हटा दे रहा है और खुद उसकी जगह पे आके बैठ जा रहा है। इस रिएक्शन को देखो, कॉपर को लात मारने वाले रिएक्शन को नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं ऐसे रिएक्शन जहां पर कोई भी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिप्लेस हो जाता है।
तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद में आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का इन्होंने कोई एग्जांपल आई गेस दिया हुआ होना चाहिए। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख लेते हैं। नहीं इतने जल्दी थोड़ी खत्म हो जाएगा। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 प्लस H2SO4। यहां पे देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Na2SO4। कहां गया वो क्या भाई, Na2SO4 प्लस H2O। यहां पे अगर आप ध्यान से देखो ना तो ये Na यहां पे आया है और ये H2 यहां पे आ गया, सोडियम यहां गया है और H2 यहां पे आ गया। समझ में आ रहा है? तब जाकर के यहां पे ये 2H2O फॉर्म हुआ। तो यहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया सोडियम ने और सोडियम को डिस्प्लेस किया। इट इज लाइक के हाइड्रोजन ने इसको बंदूक दिखाया और उसने उसको रिटर्न बंदूक दिखा दिया। समझ में आ रहा है? मतलब सोडियम बाहर जाके क्या बोलेगा पता है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया मैंने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया। हाइड्रोजन आके बोलेगा मैंने उसको डिस्प्लेस किया। तो किसने किसको डिस्प्लेस किया यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे कैसा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। समझ में आ रहा है? दिस टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब पॉसिबल होता है, जब दो पूरे के पूरे एलिमेंट्स में से आधे आधे एलिमेंट्स एक दूसरे को डिस्प्लेस करें। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में एक सिंगल एलिमेंट था, इसके साथ में कुछ नहीं था, इसके साथ में अगर कुछ रहा होता तो शायद ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट बन जाता। समझ में आ रहा है? अगर इसके साथ कुछ रहा होता तो ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट बन जाता। समझा? डिस्प्लेसमेंट समझा? सिंगल डिस्प्लेसमेंट होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट में दो दो एलिमेंट्स डिस्प्लेस होंगे। डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। किसी को डाउट है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में? नहीं। अब इसके बाद में आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, आप लोगों ने कभी पीओपी से खेला है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसको पानी में डालो तो एकदम गर्म हो जाता है। पानी मिक्स करो अगर पीओपी में तो एकदम गर्म हो जाता है, हीट लिबरेट करने लगता है। तो मतलब जब हमने उसको वाटर के साथ में ऐड किया, प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर के साथ में ऐड किया, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या है तो आप किसी भी हार्डवेयर की दुकान पे जाओ और उसको बोलो कि 100 ग्राम पीओपी दे दो, आधा किलो पीओपी दे दो। घर पे जाओ, एक ग्लास में उसको मिक्स करो, प्लास्टिक के ग्लास में। ये पीओपी थोड़ी है, ये पीओपी है। हाँ, ये कब से पीओपी हो गया? ठीक है। तो आप जैसे ही उसको ग्लास में डालोगे ना, प्लास्टिक का ग्लास है तो शायद वो थोड़ा सा श्रिंक भी हो जाए, लेकिन स्टील हाथ जलता भी है, गर्म हो जाता है एकदम। मतलब वो रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जहां पे हीट बाहर आ रहा है, जहां पे हीट बाहर आ रहा है। तो ऐसे रिएक्शन जहां पे हीट लिबरेट होते हैं उन रिएक्शंस को हम बोलेंगे वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सो मतलब बाहर की तरफ, थर्मिक थर्मल। फिजिक्स में थर्मल मतलब क्या होता है, हीट। हीट, थर्मल एनर्जी मतलब हीट एनर्जी। तो एक्सोथर्मिक मतलब हीट बाहर की तरफ लिबरेट हो रहा है। क्या ही बोल दिया मैंने इशारों में। बॉडी के अंदर से हीट लिबरेट हो रहा है ना बाहर, ठीक है। आप लोगों ने कोई मूवी देखा रहेगा ना, आत्मा ऐसे बाहर निकलती है, वो एक्सोथर्मिक है, हीट जो है वो बाहर निकल रहा है। रिएक्शन में से जब रिएक्शन हुआ है तो हीट बाहर की तरफ फेंका गया है। नहीं, मैं नवाज वाला कर रहा था ऐसा, हीट को बाहर ऐसा फेंक दिया उन्होंने, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का जब रिएक्शन हो गया हो और हीट को बाहर ढकेल दिया गया हो, हीट को बाहर फेंक दिया गया हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या होता है, ये भिखारी है, इनको हीट चाहिए, नोरा फतेह, इनको गर्मी चाहिए, ठीक है। हाई गर्मी बोल बोल के और हॉट चाहिए, मतलब इनको पता नहीं क्या ही बनना चाहते हैं। तो ऐसे रिएक्शन जो रिएक्शन करना ही नहीं चाहते, साधारण बैठे नहीं, अब भी नहीं, रुक जाओ, अब जब इनको हीट दो तब जाकर के रिएक्ट करते। तो हीट जब इनको प्रोवाइड करना पड़े तो इनको हम लोग बोलेंगे वो एंडोथर्मिक है। कैसे है? एंडोथर्मिक। व्हेन हीट इज लिबरेटेड। एक रिएक्शन मैंने यहां पे लिखा था जिसमें प्लस हीट आया हुआ था,
प्लस हीट मतलब हीट दे रहे हैं हम लोग, सॉरी हीट लिबरेट हो रहा है वहां से, प्लस हीट मतलब हीट वहां पे लिबरेट हो रहा है, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और ऐसे रिएक्शन जहां पे एरो के ऊपर मैं टेम्परेचर मेंशन करूं या फिर सिंबल डालूं हीट का, मतलब मैं हीट प्रोवाइड करा रहा हूं। अगर मैं हीट प्रोवाइड करा रहा हूं तो कैसा रिएक्शन है वो? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन समझा, हीट बाहर आएगा, एंडोथर्मिक हम हीट दे रहे हैं, वो हीट एब्जॉर्ब करने वाला, समझ में आया? हीट इज लिबरेटेड एक्सोथर्मिक, हीट इज एक्सेप्टेड या फिर हीट इज एब्जॉर्ब एंडोथर्मिक। ठीक है अर्चिता, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? हीट बाहर, वेरी गुड। ये पूरा होने के बाद में ये भी चालू होगा अपना अगले लेक्चर में, मतलब कल परसों जब भी हो। कितना टाइम हुआ है? बंद कर दो।